सो हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम जो लेकर आए हैं वो क्लास 8 का एसएसटी न्यू एडिशन एनसीईआरटी से बेस्ड ये हमारा एनसीईआरटी का ये चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर यूजेस। आइए इस चैप्टर को हम लोग वन शॉट में क्लियर करें और अपने डाउट्स को क्लियर कर लें और वन शॉट में ये वीडियो खत्म करके हम लोग जो है कि इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम लोग नजर डालते हैं ये बड़े क्वेश्चन के ऊपर कि क्या इस चैप्टर के अंदर हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उससे रिलेटेड जो बड़े क्वेश्चंस हैं वो कौन से होने वाले हैं। तो आपके एनसीईआरटी बुक के माध्यम से ये तीन क्वेश्चन है हमारा, उसको पहले देख लेते हैं। हाउ डू वी कैटेगराइज नेचुरल रिसोर्सेज, यानी नेचुरल रिसोर्स को हम लोग कैसे कैटेगरी में बांटेंगे, ये जानना है हम लोग को इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे समझेंगे कि नेचुरल रिसोर्सेज को कितने कैटेगरी में बांटा गया है। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्या कि व्हाट इज द connection between the distribution of natural resources and different aspect of life। हम लोग ये भी जानेंगे कि हमारा जो नेचुरल रिसोर्स है उसका कितने कितने कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है ये भी समझेंगे और हमारे लाइफ में उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है ये भी जानेंगे। हम लोग के लाइफ में उसका क्या इंपॉर्टेंस है ये भी हम लोग समझेंगे। बिना देरी के हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन को भी हम लोग उसी तरह देखेंगे कि व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस ऑफ अनसस्टेनेबल यूज ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। साथ में हम लोग ये भी देखेंगे क्या दिक्कतें आती हैं, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं जब हम लोग ओवर एक्सप्लॉइट करते हैं या फिर एक्स्ट्रा अनसस्टेनेबल तरीके से यूज करते हैं, यानी बिना जरूरत के भी हम लोग क्या करते हैं रिसोर्सेज को बर्बाद करते हैं। इससे हमारे लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है वो भी हम लोग समझेंगे। तो नेचुरल रिसोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इस चैप्टर को हम लोग क्लियर करेंगे ताकि हमारे रिसोर्स को कैसे बचाया जा सके, कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ये सब हम लोग समझेंगे। तो आइए इस चैप्टर को बिना देरी के हम लोग आगे बढ़ाते हैं और आगे हमारा फर्स्ट आ जाता है हमारा यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक आ जाता है इंट्रोडक्शन। हम लोग पहले समझेंगे। ये हमारा एनसीईआरटी का में ये पिक्चर दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं एनसीईआरटी बुक्स में। इंट्रोडक्शन। हैव यू एवर वंडर्ड वेयर द वाटर यू ड्रिंक, द फूड यू ईट एंड द थिंग्स यू यूज एवरी डे कम फ्रॉम। क्या आपने कभी ये चीज गौर किया है कि जो आप पानी पीते हो या फिर जो आप खाना खाते हो, है ना, एवरीडे लाइफ में जो भी चीजें यूज करते हो, क्या वो चीज कहाँ से आया ये कभी नोटिस किया आपने? तो आज ये नोटिस कर लो और इस चैप्टर को समझ लो और इस चैप्टर समझने के बाद आपको हमको कमेंट में बताना है कि आपके अराउंड में कौन कौन से रिसोर्स हैं जिसके बारे में आज आपको पता चला है। ठीक है, आज आपको पता चला है। चलिए नेचुरल रिसोर्स का कमेंट करना है, ठीक है, बाकी कुछ नहीं। They all begin with natures। Everything we use, water, food, materials comes from the nature। जितने चीजें भी हम लोग यूज करते हैं, लाइक घर के अंदर, घर के बाहर या फिर कहीं पे भी हम लोग जाते हैं, तो जितने भी चीजें हम लोग देखते हैं कहीं ना कहीं वो नेचर से ही आया हुआ है या फिर नेचर के प्रोडक्ट से बना हुआ है। ठीक है, तो जैसे हम लोग जो खाना खाते हैं वो डायरेक्टली नेचर से मिल गया हमको, ठीक है, जंगल से। जो भी हमारे घर में फर्नीचर्स के प्रोडक्ट्स है वो भी हमारे नेचर से मिल गया डायरेक्टली। ठीक है, इसी तरह बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स हैं जैसे ज्वेलरी हो गया, उसी तरह बहुत सारे एलिमेंट्स जो हमारे घर में है वो सब भी नेचुरल प्रोडक्ट से ही क्या होते हैं, बने होते हैं। ठीक है, उसको हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, बट दीज थिंग्स ओनली बिकेम रिसोर्सेज व्हेन वी नो हाउ टू यूज देम। लेकिन यहाँ पे हम लोग व्हेन वी नो हाउ टू यूज देम, हम लोग को ये पता होना चाहिए कि कौन से रिसोर्स को कब यूज करना है। अब ये थोड़ी है कि चेयर को हमेशा यूज करेंगे हम लोग, है ना, या फिर टेबल को हमेशा यूज करेंगे, है ना। कुछ चीजें ऐसी हैं जो भी जरूरत पड़ता है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ऐसे ही बिना मतलब का इस्तेमाल नहीं करते हैं। आइए इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं ये भी समझ लेते हैं। व्हाट नेचुरल रिसोर्सेज आर, यानी नेचुरल रिसोर्सेज होता क्या है और इसका मतलब क्या है ये हम लोग जानेंगे इस चैप्टर में। दूसरा क्या समझेंगे कि डिफरेंसेस बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, यानी रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होता है और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होता है, इन दोनों के बीच डिफरेंसेस को हम लोग समझेंगे इस चैप्टर में। व्हाई यूजिंग रिसोर्सेज वाइजली इन इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर फ्यूचर, क्यों जरूरी है हमारे रिसोर्स को, हमारे नेचुरल रिसोर्स को एक बुद्धिमानी तरीके से यूज करना। इसलिए भाई तो हमारे फ्यूचर के लिए। और देखिए हमारा तो काम बन रहा है, हम नेचुरल रिसोर्स को अंधाधुन यूज कर रहे हैं, क्या वो तरीका सही है? आप गौर कीजिएगा इस चीज को, कमेंट कीजिएगा कि आप नेचुरल रिसोर्स को कैसे यूज करते हो। क्या तो नेचुरल रिसोर्स को हम लोग जैसे यूज कर रहे हैं वो तरीका सही है? आने वाला फ्यूचर जो है उस नेचुरल रिसोर्स को यूज कर पाएगा जैसा कि हमने अभी रखा है उसको? अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ज्यादा यूज कर रहे हैं, बिना मतलब का यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, नेचुरल रिसोर्स एक्सप्लॉइट हो रहा है, खत्म हो रहा है धीरे धीरे। लाइक पेट्रोलियम का बात करेंगे, लाइक मिनरल्स का बात करेंगे, तो वो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं।
इसके वजह से आने वाले फ्यूचर को हमारा नेचुरल रिसोर्स जो अभी के टाइम पे अवेलेबल है वो आने वाले टाइम पे खत्म हो जाएंगे। तो इसलिए फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा कर रखना हमारा ही कर्तव्य है जो प्रेजेंट में अभी इंसान है। ठीक है, तो आप भी नेचुरल रिसोर्स को बचाइए और फ्यूचर जनरेशन को सपोर्ट दीजिए एक तरह से। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये हमारे एनसीईआरटी बुक में ये फर्स्ट पेज पे ही दिया हुआ है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, दूध दूध सागर वाटरफॉल। क्या बोलते हैं? दूध सागर वाटरफॉल। और ये रेलवे ब्रिज भी है इसी के ऊपर बना हुआ है। यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, ये ट्रेन चल रहा है हमारा। ठीक है, ये ट्रेन चल रहा है और यहाँ से ये खूबसूरत सा नजारा वाटरफॉल निकल रहा है। ठीक है, वाटरफॉल आ रहा है, तो ये एक ही बार में यहाँ से ऐसे गिरता है। ठीक है, और यहाँ से ये जो है ट्रेन को गिरता है। इतना खूबसूरत ये नजारा है, जब आप इस ट्रेन पे बैठोगे तो क्या होगा, यहाँ पे ये आपको वाटरफॉल देखने को मिलेगा। ये वाटरफॉल देखने को मिलेगा मतलब कि आपको जन्नत का एहसास होगा, लाइक हेवंस ऑफ द वर्ल्ड। हेवंस ऑफ द वर्ल्ड का एहसास होगा। आप इस ट्रेन की खिड़की से देखोगे इस वाटरफॉल को तो कितना मजा आएगा, है ना। चलिए, तो एक बार विजिट जरूर करिएगा दूध सागर वाटरफॉल। ठीक है, गोवा में है ये चीज। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आते हैं। बोला है कि व्हेन डज नेचर बिकम अ रिसोर्स। व्हेन डज नेचर बिकम अ रिसोर्स। नेचर जो है तब हमारे लिए रिसोर्स बन जाता है। कैसे हमारे लिए रिसोर्स बन जाता है? अब एक लकड़ी का टुकड़ा हम इतना बड़ा सा आपके पास दे दें, क्या आप उसको अपना रिसोर्स समझेंगे? क्या उसको आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो? हाँ, आप कितनों का कमेंट आएगा कि हाँ सर कर सकते हैं, उसको जला देंगे, जला करके कुछ बना लेंगे खाना। अरे भाई वो लकड़ी इतना छोटा नहीं है, बहुत बड़ा लकड़ी है, एक पेड़ जैसा बराबर। क्या उस पेड़ का लकड़ी जो है, वो पेड़ अब जिंदा नहीं है, वो खत्म हो चुका है, बट लकड़ी है उसका, क्या उस लकड़ी का यूज आप लोग कर सकते हो? डायरेक्टली नहीं कर सकते हो। उसमें कुछ चेंजेस ला करके आप कर सकते हो, उसमें कुछ टेक्नोलॉजी इंक्लूड करके कर सकते हो, स्किल लगा करके कुछ उसका यूज में ला सकते हो। ठीक उसी तरह हम लोग यहाँ पे वही समझेंगे कि कैसे जो है नेचुरल प्रोडक्ट्स जो है वो हमारे लिए रिसोर्स बन जाता है। ठीक है, तो नेचर इंक्लूड्स ऑल लिविंग थिंग्स लाइक प्लांट, एनिमल एंड नॉन लिविंग थिंग्स लाइक वाटर, एयर, मिनरल्स इन आवर एनवायरनमेंट दैट आर नॉट मेड बाय ह्यूमंस। जितने भी हमारे एनवायरनमेंट में नेचुरल रिसोर्स है, लाइक लिविंग लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स, दोनों ही नेचुरल रिसोर्स है हमारे लिए। दोनों नेचुरल रिसोर्स क्या वो इंसानों ने बनाए हैं? नहीं सर, ये तो इंसान नहीं बना सकते हैं। कैसे बना लेंगे? हवा इंसान कैसे बना लेगा? पानी इंसान कैसे बना लेगा? पौधा इंसान कैसे बना लेगा? वो नेचर का है, वो प्राकृतिक का देन है, जो कि हमारा गॉड गिफ्टेड है। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पे ट्रीज, रिवर, पेड़ अगर नेचुरली एंड आर नॉट मैनमेड, तो ये मैनमेड नहीं हो सकता है, ये नेचुरली हम लोग को प्रोवाइड होता है हमारे नेचर के द्वारा। ठीक है, इतना आप लोग को याद रखना है। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि हाउ नेचर बिकम अ रिसोर्स। कैसे जो है नेचर हमारे लिए रिसोर्स बन जाता है, कैसे बन जाता है? तो आइए जानते हैं उस चीज को। व्हेन ह्यूमंस यूज एलिमेंट फ्रॉम नेचर फॉर लिविंग और मेकिंग थिंग्स दे बिकम रिसोर्सेस। देखिए, हमारे जो ह्यूमंस बींग्स हैं, जितने भी मानव प्रजाति हैं, वो क्या करते हैं ना कि भाई एक लकड़ी का टुकड़ा लिए, उस लकड़ी के टुकड़ा से क्या बना दिया उन्होंने? एक टेबल बना दिया। एक टेबल बना दिया। ठीक है, एक टेबल बना दिया। ये टेबल बन गया इस लकड़ी के टुकड़े से, ये लकड़ी का टुकड़ा था, इससे टेबल बन गया। वो टेबल अब हमारे लिए क्या हो गया? रिसोर्स हो गया। क्लियर हुआ यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत है? चलिए आगे बढ़ते हैं। कैसे कोई चीज जो है हमारे लिए रिसोर्स बन जाता है, तो वो डिपेंड करता है कि ह्यूमन स्किल कौन सा लगा रहा है, टेक्नोलॉजी कौन सा लगा रहा है, किस एलिमेंट का यूज कर रहा है नेचर के द्वारा। ठीक है, उसी से हम लोग क्या बनाते हैं? रिसोर्स बना देते हैं उसको। कोई प्लास्टिक का मटेरियल बन रहा है, तो उस प्लास्टिक के मटेरियल से क्या ही बन सकता है? तो बहुत सारी चीजें बन सकती हैं। आज तो प्लास्टिक का भी पूरा जमाना हो गया, पूरी दुनिया में प्लास्टिक में लीन हो गया, तो इसलिए प्लास्टिक का बहुत सारा चीज बन सकता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया कि पेड़ को काटोगे और उससे क्या बनाओगे? फर्नीचर बनाओगे, तो वो हमारे लिए रिसोर्स हो गया। या फिर वाटर से हम लोग क्या करेंगे? पानी पियेंगे, या फिर फार्मिंग में उसको यूज करेंगे, तो वो हमारे लिए रिसोर्स हो गया। तो देखिए यहाँ पे पेड़ क्या है? हमारा लिविंग थिंग्स है, और वाटर क्या हो गया? नॉन लिविंग थिंग्स। और दोनों ही क्या है? नेचुरल रिसोर्स है, नेचर से मिलता हुआ चीज है। ये दोनों ही से क्या बन रहा है? हमारे लिए रिसोर्स बन जा रहा है। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। ये दो पिक्चर दिया हुआ है, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ये हमारे एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, इसलिए इसको इग्नोर नहीं करना है, समझ लेना है इसको। यहाँ पे हमारा क्या दिया हुआ है, समझना है ध्यान से। क्या दिया है यहाँ पे? ये एक पिक्चर है जिसके साइड में घर है, पहाड़ है, पानी एक रिवर फ्लो हो रहा है। ठीक है, और ये एक पिक्चर है जिसमें जहाज है बहुत बड़ा सा, और ये बहुत सारा मशीन इसमें लगा हुआ है। ठीक है, तो इसमें हम लोग समझेंगे पहले क्या है। तो इस पिक्चर में क्या दिखा रहा है कि माइक्रो हाइड्रो प्लांट, इसको बोलते हैं माइक्रो हाइड्रो प्लांट, जो कि हिमाचल प्रदेश के इन पहाड़ियों में है। ये पावर जो है, पावर ऑफ फ्लोइंग वाटर कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी, यानी ये जो फ्लोइंग हो रहा है पानी, इसी को चेंज कर दिया जाता है इस
वाटर फ्लो के पावर को चेंज कर दिया जाता है किसमें, इलेक्ट्रिसिटी में, किसमें, इलेक्ट्रिसिटी में। यानी जो भी हमारा पानी फ्लो हो रहा है, जैसे ऐसे ऐसे पानी बह रहा है ऐसे ऐसे, ठीक है, वहीं पे गिर रहा होगा, जहां पे प्रेशर आ रहा होगा वहां पे मशीन वगैरह कुछ लगा दिया गया होगा, और उस मशीन से क्या हो रहा होगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा होगा क्या। तो यहाँ पे इस पानी के द्वारा जो भी पावर हो रहा है, पावर जा रहा है, वो इस मशीन के ऊपर लग रहा है, और इस मशीन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जा रहा है, ठीक है। तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है, इसमें क्या दिखा रहा है कि ऑन शोर ऑयल रिग एक्सट्रैक्ट पेट्रोलियम फ्रॉम बिलो द सी बेड। यानी ये हमारा ओशियन का पानी है, इसके अंदर एकदम नीचे तक ओशियन का पानी है, इसके नीचे तक क्या कर रहा है, इससे नीचे जो पेट्रोल है, जहां अब सब जगह पेट्रोल नहीं रहता है, कहीं कहीं पे रहता है, तो यहाँ से वो क्या कर रहा है, पेट्रोल को निकाला जा रहा है। क्या करा जा रहा है, पेट्रोल को निकाला जा रहा है इस मशीन के द्वारा, ठीक है। ये मशीन है, इससे पेट्रोल को निकाला जा रहा है। क्लियर, चलिए दोनों पिक्चर को समझ गए, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। तो सब टॉपिक है हमारा कंडीशन फॉर अ रिसोर्सेस। अभी कि कोई भी रिसोर्स जो है, कोई भी चीज हमारे लिए रिसोर्स कब बन जाता है, तीन कंडीशन फॉलो कर करके जो है कि रिसोर्स बनता है। वैसे समझिएगा, किसी लड़के का शादी हो रहा है, किसी लड़के का शादी हो रहा है, तो लड़की की तरफ से क्या होता है, कंडीशन रखे जाते हैं कि भाई लड़का पढ़ा लिखा है कि नहीं, लड़का कमाता है कि नहीं, लड़का के पास संपत्ति है कि नहीं, घर है कि नहीं, लड़का संस्कारी है कि नहीं, ये कुछ कंडीशंस हो गया किसकी, शादी के लिए। ठीक उसी तरह हमारे नेचुरल रिसोर्स को एज ए रिसोर्स बनाने के लिए तीन कंडीशन फॉलो होते हैं। नेचुरल रिसोर्स को एज ए रिसोर्स साबित करने के लिए तीन कंडीशन होते हैं। तीन कंडीशन क्या है वो समझेंगे हम लोग पहले। पहला कंडीशन है हमारा टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, यानी ये कह रहा है क्या कि वी नीड टूल्स और टेक्नोलॉजी टू यूज इट। ठीक है, हम लोग के पास पूरा अर्थ है, अब उस अर्थ पे अलग अलग जगहों पे क्या रिसोर्सेस है, उन रिसोर्सेस को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, निकालने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी टूल्स है या नहीं है। अगर है तो वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे मशीन टू ड्रिल फॉर ऑयल, यानी हम लोग एक दूसरे स्लाइड पे देखें कि एक मशीन लगाया गया समुद्र में और समुद्र से ऑयल को निकाला गया, तो वो हमारे लिए क्या हो गया, रिसोर्स हो गया। नहीं तो रिसोर्स नहीं होता, अगर नहीं निकल पाते तो, या फिर हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं होता तो वो हमारे लिए रिसोर्स नहीं होता। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए, यहाँ पे टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए, मतलब टूल्स और टेक्नोलॉजी होना चाहिए हमारे पास उस रिसोर्स को यूज में लाने के लिए, यूज करने के लिए। दूसरा कंडीशन क्या रखा गया है यहाँ पे समझिएगा, इकोनॉमिकली फीजिबल होना चाहिए। मतलब ये मतलब ये कि अगर हम कोई भी रिसोर्स को माइनिंग करके निकाल रहे हैं और वो रिसोर्स का कीमत है 100 रुपया, 100 रुपया मान लेते हैं, उस रिसोर्स का कीमत है 100 रुपया, माइनिंग करके निकाले, लेकिन माइनिंग करके निकालने में उसमें जो खर्च है वो 1,000 का हो गया, 100 रुपया का उसमें प्रॉफिट हुआ। मतलब क्या कि हम कोई रिसोर्स निकाले, मान लेते हैं कोल, कोल का माइनिंग किए, यहाँ पे देखो माइनिंग किए, माइनिंग किए, कोल निकला, कोल का जो कॉस्ट है वो कितना है, 100 रुपया है, लेकिन माइनिंग करने में 1,000 लग गया, माइनिंग करने में 1,000 लग गया। क्या ये इकोनॉमिकली फिजिबल हुआ, हुआ नहीं हुआ। इकोनॉमिकली फिजिबल होना चाहिए, मतलब ये कि मान लेते हैं कि माइनिंग करने में 10 रुपया लगा और इससे हम कमाए 100 रुपया, क्या करके इकोनॉमिकली ये फिजिबल है, नहीं तो नहीं है। यानी फायदा होना चाहिए भाई, नुकसान नहीं होना चाहिए, नुकसान हुआ तो फिर ये हमारे लिए सोर्स नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया ये कंडीशन, देख रहे हो ना, ये एक तरह का कंडीशन ही है। हाँ ठीक है, ये कंडीशन ही है, जैसे शादी के लिए कंडीशन रखे जाते हैं। जैसे माइनिंग कोल अफोर्डेबली, ठीक है, अफोर्डेबली कोल होना चाहिए, माइनिंग करें अफोर्डेबल होना चाहिए। अब ये नहीं कि इनपुट ज्यादा दे दिया और आउटपुट कम आया, वैसा नहीं होना चाहिए कंडीशन। तीसरा कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी समझना है हम लोग को। तीसरा कंडीशन क्या बोलता है, कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। मतलब क्या है भाई, मतलब क्या है, और देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि बहुत सारे लोगों का नेचर से भी आस्था जुड़ा होता है। बहुत सारे लोग, हमारे हमारे धर्म में भी है, हिंदू धर्म में भी आपका नेचुरल रिसोर्स से आस्था जुड़ा होता है, तो उस आस्था को बरकरार रखना है। ये नहीं कि आस्था को ठेस पहुंचाते हुए हम क्या करेंगे, नेचुरल रिसोर्स को निकालेंगे, तबाह करेंगे, उसको बर्बाद करेंगे, किसी का आस्था का ठेस पहुंच रहा है उससे हमको कोई मतलब नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो नेचुरल रिसोर्स को ऐसे निकालना है जिससे कल्चरली एक्सेप्टेबल हो जाए। अब ये नहीं कि कल्चरली एक्सेप्टेबल ना हो, जैसे एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं, नॉट कटिंग ट्रीज इन सेक्रेड ग्रोव्स। यानी बहुत सारा ऐसा पेड़ होता है जिसपे पूजा पाठ होता है भाई, पता है ना पूजा पाठ। जैसे हम लोग यहाँ पे एग्जांपल लिए हुए हैं, ये तुलसी का पेड़, तुलसी का जो पूजा होता है वो कहाँ होता है, हिंदू धर्म में होता है, तो तुलसी के पेड़ को नहीं काट सकते। वैसे ही बहुत सारा ऐसा पेड़ पौधा है जो कि ट्राइबल्स पीपल्स के लिए, हिंदू धर्म के लिए, और भी कुछ कुछ धर्म है जिनके लिए होता है।
है ना, सैक्रेड होते हैं, इसकी वजह से उनको काटना सख्त मना हो जाता है। कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए, इकोनॉमिकली फिजिबल होना चाहिए और टेक्नोलॉजिकली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। ये तीन कंडीशन फॉलो करेगा तभी जाकर के शादी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख लिए कि तीन कंडीशन फॉलो हो रहा है तभी जाकर के क्या बन रहा है, वो रिसोर्स बन रहा है। नहीं तो रिसोर्स नहीं बन पाएगा, नहीं तो रिसोर्स नहीं बन पाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया तीनों कंडीशन। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन छपने वाला है, 100% छपने वाला है, इसलिए इसको याद कर लेना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा है, डू यू नो, क्या जानते हैं भाई हम लोग, तो देखते हैं क्या जानना था यहाँ। In many indigenous tradition around the world, nature is considered sacred. अभी हमने जस्ट जिक्र किया इस चीज को कि पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे ऐसे ट्रेडिशनल मेथड्स हैं, ट्रेडिशनल कल्चर है जिसकी वजह से कुछ पेड़ पौधे हमारे क्या हो जाता है, नेचर जो है हमारे लिए क्या हो जाता है, सेक्रेड हो जाता है, पवित्र हो जाता है, आस्था से जुड़ जाता है, आस्था जुड़ जाता है। ठीक है, और कोई बात नहीं है। सीन एज बोथ अ नर्चरर एंड नॉरिशर, यानी जो हमारा नेचर है उसको हम लोग क्या मानते हैं, पालन करता पोषण करता ये सब मानते हैं। वही हमारा पेट भरता है, वही हमारा पालन करता है, ऐसा हम लोग मानते हैं, उसको क्रेडिट देते हैं किस, नेचर को। और ऐसा है भी, क्योंकि सदियों से, आज ना हम लोग टेक्नोलॉजी ले आए हैं, आज ना हम लोग इतना डेवलप कर गए हैं, लेकिन सदियों से हमको कौन पालते पोसते आ रहा है, मानव को कौन पालते पोसते आ रहा है, तो वो हमारा नेचर ही है जो कि हमारे इस प्रजाति को बचाए हुए है अभी तक। तो इसलिए नेचर जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, ऐसे नहीं ये टैग दे दिया इसको, है ना, नर्चरर एंड नॉरिशर, यानी पालन करता पोषण करता जो है हमारा कौन है, नेचर ही है। वही हमारा देखभाल रखा करता है, शुरू से करता आया है और आज भी कर रहा है। कहीं ना कहीं हम लोग उसको बर्बाद कर रहे हैं ना, वो हमको नहीं बर्बाद कर रहा है। लेकिन होता क्या है ना कि जब नेचर अनबैलेंस हो जाता है तो वो कहीं ना कहीं डिजास्टर लाता है। डिजास्टर में तबाह कौन होता है, नेचर तो हो ही रहा है, साथ में मानव जाति भी होता है। तो इसीलिए नेचुरल प्रोडक्ट को आप क्या करें, एक अच्छे तरीके से यूज करें ताकि नेचर बचा रहे। ठीक है, नेचर जो है बचा रहे, डिजास्टर आने का चांसेस ना हो। These cultures often have unique practices that honor and protect the environment। और ये जो कल्चर्स है, जो नेचर के ऊपर बने होते हैं कल्चर, वो कल्चर क्या करता है, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, इन्वायरमेंट को बचाने का काम करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम देख रहे हैं क्या कि यहाँ पे हम लोग वही चीज यहाँ पे देख रहे थे कि टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए, इकोनॉमिकली फिजिबल होना चाहिए और कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए, जाकर के हमारे लिए कोई भी रिसोर्स जो है वो रिसोर्स बनेगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वी मस्ट possess the necessary tools and method to access and process नेचुरल एलिमेंट्स इफेक्टिवली, यानी हमारे लिए वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए तभी जाकर के वो हमारे लिए क्या है, नेचुरल रिसोर्स बनेगा। इकोनॉमिकली फिजिबल होना चाहिए, कब, द कॉस्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन एंड द यूटिलाइजिंग द रिसोर्सेज शुड बी जस्टिफिएबल एंड प्रोवाइड इकोनॉमिक बेनिफिट, यानी क्या होना चाहिए, हम लोग को बेनिफिट होना चाहिए उस नेचुरल रिसोर्स को निकाल रहे हैं, जब बेनिफिट होगा, जैसे कि हमने कहा कि 10 रुपए लगाएंगे और 100 रुपए कमाएंगे, 110 मान लेते हैं, 110 रुपया हो जाएगा, तब जाकर के ये क्या हो गया, इकोनॉमिकली फिजिबल हो गया, नहीं तो नहीं होगा। और कल्चरली एक्सेप्टेबल अभी जस्ट बता दिए, इट यूज मस्ट अलाइन विद क्या, सोसाइटल वैल्यूज, ट्रेडिशंस एंड एथिकल कंसिडरेशन, यानी हर चीज को नजर में रखते हुए, किस चीज का बात कर रहा है यहाँ पे, तो सोसाइटल, यानी सोसाइटी को नजर में रखता है, सोसाइटी का वैल्यू, हमारे ट्रेडिशन को नजर में रखते हुए, हमारे कल्चरल डाइवर्सिटी को नजर में रखते हुए क्या करना है, हमारे जो भी नेचुरल रिसोर्स है उसको निकालना है, एक्सट्रैक्ट करना है या फिर उसको यूटिलाइज करना है। ठीक है, अभी जाकर के वो हमारे लिए रिसोर्स बनेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, कैटेगरी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। कैटेगरी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जैसा कि हमने शुरू में देखा था कि कितने कैटेगरी में नेचुरल रिसोर्स को डिवाइड किया गया, इस क्वेश्चन का आंसर अब हम लोग को मिलने वाला है, तो बने रहिए वीडियो में, आगे बढ़ते हैं। कैटेगराइजिंग रिसोर्सेज हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग एंड कम्युनिकेटिंग their significance effectively. There are two primary ways to categorize natural resources based on their uses and based on their vulnerability। चलिए यहाँ पे बात कर रहा है कि कितने कैटेगरी में हमारे रिसोर्सेज को डिवाइड किया गया है। तो डिवाइड करने के पीछे कारण क्या है कि भाई उसका उसका जरूरत क्या हो, मतलब किस किस फील्ड में हमारे नेचुरल रिसोर्स का जरूरत पड़ सकता है, तो उसको या तो हम लोग डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, है ना, डायरेक्टली यूज कर सकते हैं अपने लाइफ के अंदर, या फिर उसको बोल सकते हैं कि वो खत्म होने वाला रिसोर्स है या वापस आ जाने वाला रिसोर्स है, ऑटोमेटिक आ जाएगा वापस या फिर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तो ये इन्हीं दो कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है। इन दो के अंदर भी और भी होंगे, इन दो कैटेगरी के अंदर भी और 2-3 कैटेगरी हो सकते हैं, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे बेस्ड ऑन देयर यूजेस, बेस्ड ऑन देयर यूजेस। पहला हमारा, रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर रोल इन ह्यूमन लाइफ।
सच एज इसेंशियल फॉर लाइफ, मटेरियल एंड एनर्जी सोर्सेस। तो देखें इसके अंदर भी तीन आ गया, इसके अंदर भी तीन आ गया, एक इधर इसेंशियल फॉर लाइफ, इसेंशियल फॉर मटेरियल और इसेंशियल फॉर एनर्जी सोर्सेस। इन तीनों को भी हम जानेंगे हम लोग, ठीक है। तो देखिए इसेंशियल फॉर लाइफ, अब देखिए हमारे लाइफ में हमारा जो रिसोर्स है नेचर से जो मिलता है उसका यूज कहीं ना कहीं है उस फील्ड में। तो रिसोर्स इसेंशियल फॉर लाइफ यानी जीने के लिए भी रिसोर्स का जरूरत है। इस तरह का रिसोर्स भाई जो जीने के लिए हमको काम आता है वो हो गया एयर, वाटर, फूड, जो कि हमारे लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है जीवन जीने के लिए, है ना, जिंदा रहने के लिए, धरती पे बने रहने के लिए। तो हमारे लिए ही नहीं, बहुत सारे लोगों के लिए जरूरत है। वो जितने भी जीव हैं धरती के ऊपर उन सभी के लिए भी जरूरत है। इसलिए क्या है, इसेंशियल है, मतलब रिसोर्स जो है इसेंशियल है लाइफ के लिए। सोर्स फ्रॉम द एटमोस्फेयर यानी हवा कहाँ से आ रहा है, एटमोस्फेयर से आ रहा है। पानी कहाँ से आ रहा है, तो वाटर बॉडी से आ रहा है, रिवर से आ रहा है, पॉन्ड से आ रहा है ना, यहाँ से। और फूड कहाँ से आ रहा है, तो सॉइल से आ रहा है ना, सॉइल में जो ऑर्गेनिज्म है उससे आ रहा है। फूड जो है ना, फूड जो है यहीं से आ रहा है। ह्यूमन कैन नॉट क्रिएट दिस रिसोर्सेज, दे आर प्रोवाइडेड बाय नेचर। जो चीज नेचर हमारा दे रहा है वो ह्यूमन खुद नहीं बना सकता है। खुद कैसे बनाएगा, हवा खुद बना लेगा, पानी खुद बना लेगा, फूड खुद बना लेगा, हाउ इज इट पॉसिबल, नहीं है पॉसिबल। तो इसीलिए नेचर पे ही हम लोग डिपेंडेंट है। इसलिए नेचर को क्या करना, बचा कर रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ हमारे इसेंशियल है लाइफ के लिए जो कि मटेरियल यहाँ पे हमने दिया है। आगे है हमारा नया टॉपिक रिसोर्सेज फॉर मटेरियल। अभी हमने क्या पढ़ा, इसेंशियल फॉर लाइफ, इसेंशियल फॉर लाइफ रिसोर्सेज, इसेंशियल फॉर लाइफ। अब है रिसोर्सेज फॉर मटेरियल्स। जो भी हमारे घर के अंदर जो भी मटेरियल बने होते हैं वो सारा मटेरियल किस चीज के होते हैं, नेचुरल प्रोडक्ट के होते हैं। किस चीज के, नेचुरल प्रोडक्ट के होते हैं। इसीलिए हमारे जो भी मटेरियल्स हैं उनके लिए भी हमारे लिए नेचर डिपेंडेंट है, नेचर पे डिपेंडेंट है, क्या। फिजिकल ऑब्जेक्ट फॉर यूटिलिटी और ब्यूटी, एग्जांपल वुड फॉर चेयर, मार्बल फॉर स्कल्पचर। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि हमारे घर में देखने को मिलता है। वो चीजें कैसे बने होते हैं, नेचुरल प्रोडक्ट से बने होते हैं, क्या। तो इसीलिए रिसोर्स हमारे लिए क्या होता है, मटेरियल बनाने के लिए जरूरी हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया जोग्राफिकल डाइवर्सिटी प्रोवाइड वेरिड रिसोर्सेज लाइक वुड, मार्बल, कोल एंड गोल्ड। उसकी यहाँ पे कितना इंपॉर्टेंट बात लिखा है कि इंडिया के अंदर भी बहुत ज्यादा ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी है। क्लास 7 में हमने पढ़ा है कि ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी, तो अलग अलग यहाँ पे फीचर है हमारे ज्योग्राफी का। इससे अलग अलग मटेरियल हम लोग को मिलता है जमीन के अंदर से। और उन्हीं से हम लोग क्या बनाते हैं, घर के मटेरियल को बनाते हैं, यूटिलाइज करके उसमें स्किल लगाकर, टेक्नोलॉजी लगाकर, तब जाकर के मटेरियल रेडी होता है, ठीक है। अब हम लोग तीसरा पढ़ेंगे, रिसोर्सेज फॉर एनर्जी। हमने अभी अभी तक क्या देखा, रिसोर्सेज क्योंकि लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है, इसेंशियल फॉर लाइफ। दूसरा हमने क्या देखा, रिसोर्सेज फॉर मटेरियल्स यानी मटेरियल जो भी यूज करते हैं उसको बनाने के लिए। और तीसरा आप क्या देखेंगे, रिसोर्सेज फॉर एनर्जी, यानी एनर्जी के फॉर्म में भी हम लोग को रिसोर्स कहाँ से मिल रहा है, नेचर से मिल रहा है। कैसे भाई, तो जानते हैं यहाँ पे इसेंशियल फॉर मॉडर्न लिविंग। जैसे अभी हम लोग आज के जीने का तौर तरीका क्या है, कि अब हम लोग बाइक से चलते हैं, कार से चलते हैं, एयरप्लेन से चलते हैं, ट्रेन से चलते हैं, इन सब से चलते हैं। लेकिन एक टाइम था कि पैदल चलते थे, फिर आए जानवर पे बैठ के चलने लगे, फिर बाद में बैलगाड़ी बना दिया हम लोग। लेकिन अब क्या है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बहुत ही डेवलप हो गया है। इसके वजह से हमारा जो है पेट्रोल का यूज होने लगा है, इसका पेट्रोलियम प्रोडक्ट का यूज होने लगा है, नेचुरल गैस का यूज होने लगा है, इन सब चीजों का यूज होने लगा है। जाकर के हमारा जो है कि काम बना, ट्रैवल कर पा रहे हैं हम लोग। तो सोर्स कहाँ से आता है इसका, इन जितने भी एनर्जी का है, जैसे पेट्रोल पे, डीजल पे चलने वाला, या फिर कोल पहले जो आता है, ये ट्रेन जो पहले आता था वो कोयला के ऊपर चलता था, भाप इंजन वाला जो था, स्टीम इंजन वाला, है ना। वाटर वाटर से भी एनर्जी मिलता है बहुत सारा। जैसे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं तो वाटर का यूज हो जाता है उसमें, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन से, क्या। सनलाइट यानी सोलर एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं ना, और ये विंड एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। बहुत सारा हमारा रिसोर्स जो है ये एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। ये सारा चीज से हम लोग क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं अपने लाइफ के लिए, अपने कमर्शियल यूज के लिए। ये दो पिक्चर दिया हुआ है, क्या है भाई, तो रिवर वाटर है, रिन्यूएबल रिसोर्सेस। अच्छा इसको अभी नहीं पढ़ना, चलो आगे बढ़ते हैं। तो रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होता है, नॉन रिन्यूएबल क्या होता है, ये भी हम लोग समझेंगे आगे चल के। अब हम लोग पढ़ेंगे बेस्ड ऑन रिन्यूएबिलिटी। देखिए कुछ चीजें ऐसे आपको मिलेंगे जिसको हम लोग दोबारा मंगा सकते हैं। अच्छा एक चीज बताइए,
आप अभी 8 क्लास में है, 8 क्लास में हो आप। 8 क्लास का लाइफ क्या दोबारा आ सकता है? 8 क्लास कह रहे हैं, 7 क्लास का लाइफ दोबारा आ सकता है, अभी आप 8 में चले गए। 6 क्लास का लाइफ दोबारा आ सकता है, तो ये सब छोड़िए, क्या नर्सरी और एलकेजी का लाइफ दोबारा आ सकता है? नहीं आ सकता है। ठीक उसी तरह आप एक बार जो पेट्रोल यूज कर लिए, क्या वो दोबारा आ सकता है? भी नहीं आ सकता है। आप एक बार कोयला को जला दिए, क्या दोबारा बन सकता है कोयला? वो नहीं बन सकता, वही तो अब, राख बन गया, बनेगा ही नहीं दोबारा। तो ठीक उसी तरह कभी लाइफ दोबारा नहीं आ सकता है जो बीत चुका है। क्या? ठीक उसी तरह यहाँ पे हमारा कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको दोबारा लाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है, दोबारा आएगा ही नहीं। ठीक है, अगर आएगा भी तो कैसे आएगा ये भी आपको बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बेस्ड ऑन रिन्यूएबिलिटी में दो कैटेगरी में बांटा गया है, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल में और रिन्यूएबल में दो 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 कैटेगरी है, और इन दोनों में अलग अलग प्रोडक्ट आते हैं। रिन्यूएबल में क्या होते हैं? वैसे रिसोर्स जिसको दोबारा यूज में लाया जा सकता है, फिर से वो रीजनरेट हो सकता है। वैसे रिसोर्स फिर से रीजनरेट हो सकता है, लाइक वाटर, है ना, लाइक सन, लाइक विंड। ये सब कभी खत्म होने वाला चीज है क्या? नहीं है, इसका साइकिल चलते रहता है। सन तो भाई लाइट देते रहेगा हमेशा, हवा तो चलते ही रहेगा, भले गंदा हो जाए थोड़ा, करना भी तो काम किसका होता है? इंसान का ही होता है। आपको बचा कर रखना, साफ रखना, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और पानी, ये भी गंदा हो सकता है, लेकिन साफ रखना आपका काम है, आपका जॉब है, आपका ड्यूटी है। देखिए यहाँ पे ये सब हमारा रिन्यूएबल रिसोर्स में कैन बी रिप्लेस नेचुरली इन शॉर्ट टाइम, यानी कुछ ही टाइम में क्या हो सकता है, ये रिप्लेस हो सकता है, फिर से आ सकता है। अनलिमिटेड यूज प्रॉपरली, अनलिमिटेड ये हमारे पास है, लेकिन अच्छे ढंग से यूज करेंगे तभी। अब ये नहीं कि भाई अनलिमिटेड है तो चलिए 10 बाल्टी से नहाते हैं, अनलिमिटेड है तो चलिए गाड़ी धोते हैं 10 बाल्टी से, पाइप लगा करके ऐसे मारते जा रहे हैं, है ना। अनलिमिटेड है तो पानी बहाए जा रहे हैं, ऐसा नहीं, प्रॉपरली तरीके से यूज करना, प्रॉपर तरीके से यूज करेंगे। नेचुरल हमारे लिए अनलिमिटेड चीज है, नेचुरल जैसे ये सब रिसोर्सेस ना, रिन्यूएबल रिसोर्सेस। इको फ्रेंडली यानी लेस पॉल्यूशन होता है, ये सब चीजें, ये सब चीजें आपको पॉल्यूशन नहीं करेगा। इसको दोबारा से रीजनरेट कीजिए, इसको ये भी रीजनरेट होता है, ये भी रीजनरेट होता है, इसमें कोई पॉल्यूशन होने का खतरा नहीं है। एग्जाम्पल में सन, विंड, वाटर, ये सब चीजें आ जाएंगे। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स क्या लेता है? मिलियंस ऑफ ईयर ले लेता है ये दोबारा बनने में, हम्म, हजारों करोड़ लाखों साल ले लेता है ये दोबारा बनने में, हमारा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। क्या है? तो इसको अनलिमिटेड नहीं समझेंगे, लिमिटेड ही है ये। तो लिमिटेड है तो क्या करेंगे? प्रॉपर तरीका से यूज करेंगे, प्रॉपर तरीका से तो ये भी यूज करना है, लेकिन इसको भी करेंगे। लिमिटेड इन क्वांटिटी, कैन गेट एक्सॉर्टेड, यस, ये खत्म होगा एक बार, एक बार विलुप्त हो जाएगा ये। कॉज पॉल्यूशन, और इसको जब हम लोग यूज करते हैं तो क्या होता है? पॉल्यूशन निकलता है। लाइक पेट्रोल जल रहा है तो धुआं निकल रहा है, तो धुआं से पॉल्यूशन हो रहा है। कोयला जल रहा है तो धुआं से पॉल्यूशन हो रहा है। तो बहुत सारा इसमें रिसोर्स है जो कि पॉल्यूशन क्रिएट करता है। ये कुछ, हाँ, वही चीज लिखा हुआ है फिर से, है ना। कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया, मिनरल्स हो गया, ये कुछ हमारा रिसोर्सेस है जो कि नेचुरल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स में आता है। और ये चीज क्या होता है? पॉल्यूशन फैलाता है, साथ में लिमिटेड क्वांटिटी में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेचर वर्क इन साइकिल, देखिए हमारा जो नेचर है वो अपना काम कंटिन्यू कर रहा है, अपना काम वो कंटिन्यू कर रहा है, हमारा नेचर, उसमें कोई रुकावट नहीं आ रहा है। लेकिन रुकावट जब बनता है तो नेचुरल डिजास्टर का रूप लेता है, हम लोग को पता है ये चीज। जैसे ही आप अनबैलेंस कर दोगे नेचुरल नेचर के सिस्टम को अनबैलेंस कर दोगे तो डिजास्टर आना संभव है। ठीक है, डिजास्टर आ सकता है। नेचर वर्क इन साइकिल where nothing is wasted. For example, when a tree fall in a forest, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि नेचर जो है ना अपना काम खुद करता है, उसके लिए कोई जरूरत नहीं है किसी को इंक्लूड करने के लिए, इन्वॉल्व करने के लिए, ये अपना काम करता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे क्या लिया है यहाँ पे कि एक ट्री है, ठीक है, एक ट्री है, नेचर नेचर कभी कोई भी चीज को वेस्ट नहीं करता है, बस हम लोग वेस्ट कर देता है ना बहुत सारा चीज, वैसे नेचर नहीं करता है। तो नेचर क्या करता है? साइकिल चलाता है, रिसाइकिल करते रहता है उस चीज को। जैसे ट्री एग्जांपल में लिया है कि ट्री है जो कि जंगल में गिर गया, सब एक खड़ा ट्री था, वो एक टाइम आया कि वो खत्म हो गया, गिर गया, आंधी से या फिर खुद से गिर गया। फिर उसमें बैक्टीरिया लगा, फंगस लगा, इंसेक्ट आया, उसको क्या किया? ब्रेक डाउन किया, पूरा break किया, उसको गलाया, सड़ाया, खत्म कर दिया, उसको क्या कर दिया? मिट्टी में मिला दिया। और मिट्टी क्या हो गया? न्यूट्रिएंट से भरपूर बन गया। मिट्टी क्या हो गया? न्यूट्रिएंट से भरपूर हो गया, यानी बहुत सारा उसमें पोषक तत्व आ गया।
मिट्टी के अंदर। अब वो मिट्टी क्या करेगा, नया प्लांट ग्रो करेगा, नया ट्री ग्रो करेगा। तो सीड, जो भी सीड वहां पे गिरेगा या फिर बर्ड्स के द्वारा, एनिमल्स के द्वारा वो सीड आएगा, उस मिट्टी में लगेगा, वो जो है कोई बहुत ये बहुत अच्छा ग्रो करेगा, क्योंकि उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा है मिट्टी में। ठीक है, और यही साइकिल वो सालों साल चलता रहता है, कभी ये खत्म नहीं होता है। तो बताइए, अमेजोन का जंगल कितना घना जंगल है, क्या कभी वहां इंसान कोई पेड़ लगाने गया है? इंसान पेड़ क्या लगाएगा, सोचिए ना, कि जहां पे है वहां का भी पेड़ काट देता है। कुछ खैर में नहीं कि अमेजोन जंगल थोड़ा डरावना है, थोड़ा वहाँ स्पेसिस ज्यादा है जानवरों का, जिसकी वजह से वहां लोग जाता नहीं है, डरता है जाने में। नहीं तो वहां पे भी काट छाट के रिसर्च कर देता, वहां पे भी चिकना कर देता, है ना। तो अमेजोन जंगल बहुत इंपॉर्टेंट जंगल है हमारे पूरे अर्थ के लिए, इसलिए उसको भी बचा के रखना हमारा ही फर्ज है। इसलिए वहां पे जाने का कष्ट ना करें, उसको जीने दीजिए, है ना, जंगल को जीने दीजिए। तो वहां जंगल में देखेंगे क्या, कि नेचर अपना काम खुद करता है। ठीक है, नेचर अपना काम खुद करता है, वहां यही प्रोसेस चलता रहता है, इसलिए वहां पे जंगल का कमी नहीं होता है। ठीक है, क्लियर हुआ? दिस सो हाउ नेचर रीस्टोर एंड रीजनरेट itself नेचुरली। तो ये चीज क्या दिखाता है, कि नेचर अपना काम खुद करता है, रीस्टोर खुद करता है, रीजनरेट खुद करता है, और वो तरीका है नेचुरली तरीका। लेकिन उसमें कोई खाद वाद डालने की जरूरत नहीं है, वो नेचर अपना काम खुद कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया, कोई दिक्कत? यहाँ तक क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है? अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो ये पिछले फॉर्म में दिखाया हुआ है क्या, कि रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल के बीच डिफरेंसेस क्या है, समझिएगा। यहाँ पे प्लांट है, यहाँ पे सोलर एनर्जी है, यहाँ पे एनिमल है, यहाँ पे विंड एनर्जी है। ये सब चीजें जो है फिर से रीजनरेट हो सकते हैं, लेकिन ये कुछ चीजें हैं जो आप रीजनरेट करने जाएंगे तो होगा ही नहीं। भले ही इसके जगह पे आप कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी के लिए सोर्स बनाते हैं, लाइक जैसे हाइड्रोजन गैस से हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हाइड्रोजन गैस को हम लोग फ्यूल के रूप में यूज कर रहे हैं। ठीक है? तो हाइड्रोजन गैस भी नेचुरल गैस ही है, बट उसको हम लोग क्या कर लिए, फ्यूल के रूप में यूज कर लिए, लेकिन वो थोड़ा ज्यादा है, बहुत ज्यादा है इन सब के कंपेयर में। ठीक है, तो फॉसिल फ्यूल हो गया हमारा, मिनरल्स हो गया, वाटर हो गया, मेटल हो गया। अच्छा, वाटर इसमें नहीं होगा, क्योंकि ये तो रिन्यूएबल सोर्स में आ जाएगा ना, है ना, वाटर। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हमारा, यहाँ पे आते हैं अब हम लोग, व्हाट आर रिन्यूएबल रिसोर्स, ये जानते हैं हम लोग थोड़ा। रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होता है, तो वो चीज, रिन्यूएबल रिसोर्स कैन बी रिप्लेनिश्ड और रिन्यूड नेचुरली इन अ शॉर्ट पीरियड। यानी रिन्यूएबल रिसोर्स जो है वो खुद रिन्यू हो जाता है शॉर्ट पीरियड में, कितने देर में, शॉर्ट पीरियड में, यानी ज्यादा टाइम नहीं लेता है, कुछ समय लेगा, कुछ साल लेगा, लेकिन फिर से रिप्लेस हो जाएगा, वो फिर से रीजनरेट हो जाएगा वो। तो ये साइकिल चलते रहता है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि रिन्यूएबल रिसोर्स कितने टाइम में आएगा। तो वो कुछ साल टाइम लेता है, और वो नहीं कि करोड़ों साल, नहीं, कुछ साल लेता है टाइम, वापिस आ जाता है। जैसे हमारे कंट्री में बारिश हर साल होता है, हर साल होता है, यानी साइकिल चलते गया, यानी पानी के जो था वो रिन्यू हो गया, फिर से आ गया वापिस। ठीक है, जो वेपर बन के उड़ा था वो वापिस आ गया। दे इंक्लूड अनलिमिटेड सोर्स रिसोर्सेस लाइक सोलर, विंड एनर्जी, ये सब चीजें अनलिमिटेड है हमारे पास, है ना, हमेशा आते रहेगा, हवा हमेशा चलते रहेगा। तो इसको कन्वर्ट करना हमारा काम है, जैसे यूटिलाइज कर दिया हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके इससे। ठीक है, However, careless use can impact their availability, और अगर हम लोग केयरलेस तरीके से यूज करेंगे तो इसका ऊपर इम्पैक्ट आएगा, और ये इसका जो हमारा अवेलेबिलिटी है वो खत्म हो जाएगा। यानी जो जैसे अभी है बहुत सारा हमारे पास रिसोर्स, वो एक टाइम पे खत्म हो जाएगा। जैसे वाटर है ना हमारे पास, तो एक टाइम पे खत्म हो सकता है अगर हम लोग केयरलेस तरीके से यूज करेंगे। For instance, despite being renewable, water resources are drying up in some part of the world. तो इसके कारण क्या हो रहा है, बहुत सारे ऐसे हमारे अर्थ के ऊपर जगह है जहाँ पे वाटर का लेवल वो बहुत नीचे जा चुका है, या फिर कहीं कहीं पर खत्म हो गया है, लेवल है ही नहीं वाटर का। और जैसे मान लीजिए कुछ जगह है, यहाँ पे कहीं पे पानी जो है यहीं पे मिल गया हमारा, ठीक है, कहीं पे पानी यहाँ पे मिला हमारा, कहीं पे पानी यहाँ पे मिला हमारा, लेकिन कहीं पे पानी मिल भी नहीं किया, अंदर गए 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 नहीं मिला, कहीं नहीं मिला पानी, क्योंकि पानी वहां खत्म हो चुका है। तो यहाँ पे भी देखिए ना, कहीं पे पानी तुरंत मिल गया, कहीं पे पानी अंदर जाने पे मिला, कहीं पे पानी इतना अंदर जाने पे मिला, ऐसा हो रहा है। ये भी ओवर यूज का ही वजह से हो रहा है, ओवर यूज हम लोग कर रहे हैं जिसकी वजह से ही हो रहा है। ठीक है, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, फॉरेस्ट, ये सब हमारा रिन्यूएबल रिसोर्स है जो कि रीजनरेट हो सकता है। हाँ, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, और यहाँ पे क्या लिखा है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर्ड, बायोमास, जियोथर्मल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, टाइडल एनर्जी, ये कुछ एनर्जी है जो कि रिन्यू हो सकता है, दोबारा बन सकता है एक बार खत्म होने के बाद। जैसे सोलर एनर्जी, मान लो ये पैनल चार्ज हो गया तो दूसरा पैनल आकर चार्ज कर देंगे। विंड एनर्जी, मान लो ये घूम रहा है तो घूमते रहेगा, हमेशा घूमते रहेगा, जब हवा चलेगा घूमेगा,
इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। ये पानी गिर रहा है यहाँ पे, गिरेगा जब जब गिरता रहेगा और पानी कंटिन्यू गिरते ही रहेगा भाई, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा। तो वही यहाँ पे बायोमास है ना, गोबर के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। जियो थर्मल एनर्जी है ना, harnesses heat from the internal surface, यानी अर्थ के अंदर जो हीट है उसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। टाइडल एनर्जी, वेव के थ्रू, समुद्र में जो टाइड उठता है उसके थ्रू हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। तो ये कुछ एनर्जीज हैं जिससे हम लोग क्या समझ सकते हैं कि रिन्यूएबल रिसोर्स जो है वैसा ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्या, ह्यूमन इम्पैक्ट एंड चैलेंजेस। देखिए ह्यूमन का इम्पैक्ट क्या है और ह्यूमन के ऊपर चैलेंजेस क्या क्या आता है, ये हम लोग समझेंगे। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एकदम ध्यान से समझिएगा और सुनिएगा, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा और लंबा जाने वाला है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, बस थोड़ा देर और होगा, उसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा आपका। तो आइए स्टार्ट करते हैं ह्यूमन इम्पैक्ट। Scientists have found that many natural cycles are being disturbed due to irresponsible human action. देखिए जो नेचर से रिलेटेड रिसर्च करते हैं साइंटिस्ट, उनका क्या कहना है कि हमारा जो नेचर है वो अनबैलेंस हो गया, डिस्टर्ब हो गया ड्यू टू इरिस्पॉन्सिबल ह्यूमन एक्शन, यानी ह्यूमन एक्टिविटीज जो भी हो रहे हैं आजकल हमारे अर्थ के ऊपर, उसके वजह से ये इरेगुलर हो गया है, डिस्टर्ब हो गया है। ठीक है, नेचर जो है अनबैलेंस अपने आप को महसूस कर रहा है। वो उसका कारण क्या है, ह्यूमन एक्टिविटी। क्लियर, ह्यूमन एक्टिविटी। टू मेन फैक्टर कॉजिंग डिस्टर्बेंस, दो मेन फैक्टर बताया है, क्या है भाई, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन पावर्ड बाय फॉसिल फ्यूल। देखिए इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हमारा जो इंडस्ट्री सेटअप हो रहा है, और उसके अंदर फॉसिल फ्यूल जो है यूज करा जा रहा है, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। इंडस्ट्रियलाइजेशन कंबाइंड कूलिंग पावर एंड जनरेटर्स, तो ये कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, तो हमारा जो नेचर है वो डिस्टर्ब हो रहा है। यानी यहाँ से देखिए फैक्ट्री से बहुत सारा धुआं निकल रहा है, धुआं निकल रहा है, धुआं निकल रहा है। अब ये धुआं निकल रहा है तो वो ये धुआं कहाँ पे जाकर के मिक्स हो रहा है, सारा हवा में घुल जा रहा है, मिल जा रहा है। और यही धुआं से हम लोग क्या कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, हमारा भी लाइफ स्टाइल घट रहा है। देखिए फायदा भी हम ही को हो रहा है, ये फैक्ट्री के अंदर पैसा हम लोग कमा रहे हैं, लेकिन नुकसान भी हम ही का हो रहा है। ठीक है, नुकसान भी हम ही को हो रहा है। दूसरा कारण है डिफॉरेस्टेशन, यानी पेड़ को काटना और अनवांटेड तरीके से काटना। भाई जरूरत ही नहीं है, फिर भी काटे जा रहे हैं क्योंकि पैसा और बना लेते हैं, 20 रुपए कमा लिए और बना लेते हैं, 20 करोड़ कमा लिए और बना लेते हैं, 200 करोड़ कमा लिए और बना लेते हैं, और यही और के चक्कर में और पेड़ काट रहे हैं, और पेड़ काट रहे हैं। तो ये चीज नहीं होना चाहिए। ठीक है, these factors have led the rising global temperature, और जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग आ रहा है। क्या आ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग आ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। ठीक है, पेड़ को काटोगे आप तो हीट एब्जॉर्ब कौन करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्लाइमेट चेंज हो रहा है जिसकी वजह से, ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग ग्लेशियर इन हिमालय, जिसकी वजह से ग्लेशियर पिघल रहा है भाई। जो आइस है जो जमा हुआ हिमालय में है वो पिघल रहा है, जिससे क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा ये आ रहा है, क्या हो रहा है, पानी आ रहा है, और हमारा नेचर जो है डिस्टर्ब हो रहा है। प्रेसिपिटेशन कैन रिप्लेनिश देम, प्रेसिपिटेशन जो है वो क्या बोल रहा है यहाँ पे, स्नोफॉल एंड प्रेसिपिटेशन कैन रिप्लेनिश देम। और प्रेसिपिटेशन का जगह कौन ले ले रहा है, ये मेल्टिंग ले ले रहा है। यानी प्रेसिपिटेशन, बारिश ना होकर के क्या हो रहा है, बिना बारिश का ही पानी आ गया बहुत सारा, कहाँ से आया भाई, तो स्नो मेल्ट हो गया, सारा पानी रिवर में आ गया, रिवर बढ़ गया, रिवर बढ़ गया, फिर बारिश आया तो भाई रिवर में और पानी आ गया, तो फ्लड आ गया, साइक्लोन आ रहा है, ये सब चीजें आ रही है। ये कुछ चीजें हैं जो कि ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से डिस्टर्ब हो रहा है हमारा नेचर, हमारा नेचर डिस्टर्ब हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है यहाँ पे, ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग ग्लेशियर इन द हिमालयस मेल्टिंग फास्टर देन स्नोफॉल एंड, वही चीज लिखा है यहाँ पे। इधर है क्या हमारा कि implication of disturbance, melting glacier threaten water security for people living downstream in the plain or depend on glacier fed rivers, often called the water tower। देखिए वाटर टावर ऑफ एशिया किसे कहा जाता है, ग्लेशियर को, ग्लेशियर कह रहे हैं हिमालय को। वाटर टावर ऑफ एशिया किसे कहा जाता है, हिमालय को। देखिए वहां से जो पानी आता है हिमालय से, हिमालय से जो पानी आता है वो हिमालय का पानी जो है कहाँ पे आता है, सारे रिवर्स में आते हैं। रिवर जो है कौन कौन से मेन रिवर, गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडस, है ना, उसके अलावा यमुना, और भी बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज हैं, कोसी, गंडक, है ना, घाघरा, और भी बहुत सारा नदी है जो कि हिमालय से ओरिजिन होता है। तो सोर्सेज जो है हिमालय का, सोर्सेज जो है रिवर का वो हिमालय से है।
अब यहाँ पे वाटर सिक्योरिटी का खतरा आ सकता है, समझ रहे हो? इन प्लेन एंड who depend on the glacier fed river, pollution and unsustainable use can harm ecosystem and human health. पॉल्यूशन जो हो रहा है और जो अनसस्टेनेबल तरीके से हम लोग रिसोर्स का यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, इकोसिस्टम अनबैलेंस हो जाएगा और ह्यूमन हेल्थ खराब होगा धीरे धीरे, ठीक है? Unchecked exploitation and pollution of renewable resources lead to serious environmental problems. और ये चीज जो है बहुत ज्यादा सीरियस environmental प्रॉब्लम ला सकता है, ठीक है? इकोसिस्टम, इकोसिस्टम क्या होता है आप लोगों को पता है कि भाई नेचर जो है अपना काम खुद करता है, ठीक है? स्पेशल वे, स्पेशल तरीका है जो कि अपना फंक्शन करता है वो, और उसी फंक्शन को इकोसिस्टम फंक्शन बोलते हैं हम लोग। जैसे ट्री जो है ऑक्सीजन बनाता है, क्लीन करता है वाटर को, प्रोटेक्ट करता है सॉइल को, है ना? ये ट्री का काम है, सोचिए। और वही ट्री को हम लोग काट देते हैं, ट्री का कितना सारा काम है, सॉइल को प्रोटेक्ट करना, वाटर को साफ करना, ऑक्सीजन प्रोवाइड करना, ठीक है? व्हेन दीज नेचुरल एक्शन हेल्प पीपल वी कॉल देम इकोसिस्टम सर्विस, और यही चीज कहलाता है इकोसिस्टम सर्विस, ठीक है? और ये हमारे लिए ही तो कर रहा है। ऑक्सीजन किसकी किसकी जरूरत है, इंसान को लिए, जानवर के लिए, और किसके लिए जरूरत है, ठीक है? वन मैच्योर ट्री प्रोड्यूस अबाउट 275 लीटर ऑफ ऑक्सीजन डेली, यानी इतना लीटर ऑफ ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है हमारा एक पेड़। एक पेड़, एक बड़ा सा विशाल पेड़ का बात हो रहा है कि वो इतना ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। और while a person need around 350 लीटर ऑफ ऑक्सीजन एवरी डे, सांस लेने के लिए सोचिए कि एक पेड़ जितना प्रोवाइड करता है उससे भी ज्यादा एक इंसान को जरूरत पड़ता है, एक इंसान को जरूरत पड़ता है। जैसे एक इंसान को 350 लीटर ऑक्सीजन की जरूरत है पर डे, और उसकी जगह पे एक पेड़ जो है 275 लीटर जो है ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है पर डे। तो आखिर क्यों ही पेड़ को काट रहे हैं, जब ऑक्सीजन ही कम पड़ जाएगा तो, ठीक है? तो नहीं काटेंगे। आपके लिए भी ये सलाह है कि आप भी प्रोटेक्ट करोगे पेड़ को, और हो सके तो आप भी पेड़ लगाओगे हमारे नाम पे भी और हमारे देश के नाम पे भी, ठीक है? तो ऑल द बेस्ट, पेड़ लगाइएगा आप लोग भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऑक्सीजन जो है हमारा पेड़ से ही मिलता है, तो पेड़ को बचाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा व्हाट आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ये भी हम लोग समझ चुके हैं कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होता है। तो वो चीज जो दोबारा रीजनरेट ना हो, और होने में भी क्या लगेगा, करोड़ों साल लग जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पे कोल का एग्जांपल दिया है कि कोल को अगर जला देते हैं तो कोल जो है दोबारा नहीं बन सकता है। यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, कोल के लिए क्या यूज होता है, तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। माइनिंग करते हैं, हार्मफुल टू द एनवायरमेंट, माइनिंग करना भी क्या होता है, बहुत ही हार्मफुल होता है एनवायरमेंट के लिए। तो ऐसे भाई, तो माइनिंग कर देंगे, गड्ढा खोद देंगे, छोड़ देंगे, फिर उसको कोयला निकाल लिया, छोड़ दिया, अब अपना हमारा काम हो गया। तो हमारा काम हो गया तो नेचुरल तो डिस्टर्ब हो गया ना, नेचर डिस्टर्ब हो गया। वहां पे जो पेड़ था वो कट गया, वहां पे जो मिट्टी दबा हुआ था वो निकाल दिए तुम, जिसकी वजह से अब सॉइल इरोजन होगा, है ना? तो ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है एक कदम की वजह से, सिर्फ और सिर्फ माइनिंग की वजह से। हाई कार्बन इमिशन, बहुत सारा इसमें कार्बन निकलता है। न्यूक्लियर का बात करेंगे तो ये भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, ठीक है? रेडियो एक्टिव वेस्ट इशू इसमें होता है। एक रेडियो एक्टिव, जिसको हम लोग एक्सरे के लिए यूज करते हैं, रेडियो एक्टिव वेस्ट इसमें से निकलता है, किससे, न्यूक्लियर से। फ्यूलिंग की बात करेंगे तो ये फ्यूल के रूप में काम करता है। ये जो है यहाँ से निकाला जाता है ड्रिल करके अंदर से, ठीक है? ऑयल और क्या है, मेजर सोर्स ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, पेट्रोलियम। आगे बढ़ते हैं। नेचुरल गैस यूज्ड फॉर हीटिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी, नेचुरल गैस का यूज हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए या फिर हीटिंग को प्रोड्यूस करने के लिए। और ये बनता कैसे है, तो मीथेन से, मीथेन से इसको निकाला जाता है। रिस्क ऑफ लीक एंड एक्सप्लोजन, और इससे रिस्क क्या है भाई, ब्लास्ट होने का रिस्क है, लीक होने का रिस्क है, बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है इससे, ठीक है? तो ये कुछ हमारा नेचुरल रिसोर्स है जो कि हम लोग पढ़ चुके थे। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा आता है कोल इन इंडिया। इंडिया के अंदर कोल का सिस्टम क्या है, ये थोड़ा समझेंगे हम लोग। तो ये देखिए, यहाँ पे माइनिंग हो रहा है, बहुत सारा माइनिंग कर करके यहाँ पे ट्रक पे लादा जा रहा है, भेजा जा रहा है। तो ये सब कई साल से चलता आ रहा है। तो ये सब चीजें जो है बड़ा इशू, बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है एज फॉर इन्वायरमेंट। लार्ज कोल रिजर्व, देखिए हमारे कंट्री में बहुत बड़ा कोल का रिजर्व है, झारखंड साइड में, है ना, उड़ीसा साइड में बहुत सारा कोल का रिजर्व है, महाराष्ट्र साइड में। तो उस रिजर्व को निकालने के लिए हमारा सरकार जो है क्या करता है, माइनिंग करता है, और उस कोयला से क्या करता है, फ्यूल, ये फ्यूल यूज करता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, बहुत सारा कदम उठाता है उस कोयला के हेल्प से, ठीक है? बहुत सारे लोग इसको जलाते हैं, जला करके उससे खाना वाना बनाते हैं, या फिर कोई भी होटल वगैरह में, रेस्टोरेंट वगैरह में काम होता है इससे। इंडिया इज लार्ज कोल रिजर्व माइन टू मीट एनर्जी नीड। अब देखो, ये जो इंडिया के पास कोल रिजर्व है, ये क्यों रखा है,
इसका यूज क्या होता है? तो ये एनर्जी जब यूज करता है ना कोयला का, तो इसको निकाला जाता है, माइनिंग किया जाता है। लिमिटेड रिजर्व, हमारे पास क्या है? लिमिटेड रिजर्व है। लगभग 50 साल तक ये चल सकता है, 50 साल तक चल सकता है, इतना रिजर्व है हमारे पास। However, these reserves are limited and may last for only 50 years, है ना? वही चीज लिखा है। इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिसिटी डिमांड, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? कोयला ज्यादा निकाला जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी डिमांड बहुत ज्यादा हो गया है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? कोयला निकाला जा रहा है। कोयला निकल रहा है तो क्या हो रहा है भाई? माइनिंग किया जा रहा है। माइनिंग करने से क्या हो रहा है? बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा है। डिमांड बढ़ रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट ज्यादा करना पड़ रहा है। ठीक है? आज के टाइम पे क्या इलेक्ट्रिसिटी से ही सारा काम हो रहा है ना? खाना बनाने से लेकर के सोने तक, हर चीज। यूज वाइजली एंड सस्टेनेबल, तो यहाँ पे वही चीज बताया जा रहा है कि कोयला का यूज कीजिए, लेकिन वाइजली कीजिए और सस्टेनेबल तरीके से कीजिए, है ना? बिना बुद्धिमानी लगाए हुए अपना कोई भी रिसोर्स यूज नहीं कर सकते हैं, नहीं तो फिर वो खतरा का निशान ही बनेगा। कोल शुड बी यूज केयरफुली एंड वाइजली अंटिल बेटर एनर्जी सोर्स आर अवेलेबल। कोल को क्या करना है? वाइजली और सस्टेनेबल तरीके से करना है, क्योंकि इससे बेटर एनर्जी सोर्स जो है अ, आएगा, तब तक इसको बचा कर रखना है। जब तक आपका इससे बेटर एनर्जी सोर्स आ जाए, मतलब हमारे नेचर में या फिर हम लोग प्रोड्यूस कर लें खुद से, तब तक इसको तो बचा कर रखना होगा ना। इसी के ऊपर डिपेंड है हम लोग अभी। तो इसको बचा कर रखना है तब तक जब तक हम लोग फिर दूसरा चीज ना बना ले इसकी जगह पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यही था ना हमारा लास्ट क्वेश्चन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो आइए इसको भी हम लोग धुआं धुआं उड़ाते हैं और इसको समझते हैं। क्लास 8 का है ये, आप लोग को बता चुके हैं। तो क्लास 8 में आप लोग स्कोर अच्छा कर सके, इसके लिए हम लोग बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। और हमारे चैनल पे बने रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू आपका अभी तक। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाला वीडियोस का आप लोग को अपडेट मिल सके। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्सेज लाइक वाटर, कोल एंड मिनरल्स आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द वर्ल्ड। देखिए, हमारे धरती के ऊपर बहुत सारे नेचुरल रिसोर्स है। कोयला है, गोल्ड है, पेट्रोलियम है, वाटर है, बहुत सारा चीज है। वो सब का डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना अनइवनली तरीके से है पूरे वर्ल्ड में। और जैसे मान लेते हैं यही हमारा भारत है। भारत के इस एरिया में कुछ है ही नहीं, देख लो पूरा खाली है। लेकिन इधर भी भरा हुआ है हर चीज। इधर भी पूरा खाली है, इधर थोड़ा सा है, इधर खाली है पूरा, इधर नहीं है। ये सर्कल किए हैं, इधर नहीं है, यहाँ जो काट दिए उधर नहीं है, और ये सर्कल में है जो वो है। यानी ये सब चीजें क्या दिखा रहा है कि यहाँ पे ये चीजें हैं। ठीक है, कोल है, ऑयल है, आयरन ओर है, बॉक्साइट है। आयरन ओर से लोहा निकलता है, बॉक्साइट से एल्यूमिनियम निकलता है। तो ये सब चीजें हैं, कहीं कहीं पे, कहीं कहीं पे नहीं है। उसी तरह हमारे पूरे वर्ल्ड का मैप का बात करेंगे, पूरे अर्थ का बात करेंगे, तो अर्थ में भी वही हाल है। कहीं पे है, कहीं पे नहीं है, कहीं पे है ही नहीं, कहीं पे बहुत ज्यादा है, कहीं पे बहुत कम है, ऐसे है। उसी में डिस्ट्रीब्यूशन का वही चीज बोला है, डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अनइवन तरीके से है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो दिस शेप वेयर पीपल लिव, हाउ ट्रेड डेवलप एंड कैन इवन लीड टू कॉन्फ्लिक्ट। तो इसी की वजह से, इसी रिसोर्स की वजह से क्या होता है, कभी कभी लड़ लेता है लोग। जैसे हम लोग कैसे बचपन में दो भाई रहते हैं तो क्या होता था कि अगर पापा कुछ ले आए और उसको डिस्ट्रीब्यूट ना करके हम लोग को दे दिए कि लो आपस में बांट लो, तो हम लोग क्या करते हैं? पहले लोग लड़ेंगे कि भाई हमको भी चाहिए, हमको भी चाहिए। लड़ लिए, अगर गलती से किसी को बड़ा और किसी को छोटा मिल गया, फिर रोना स्टार्ट, फिर से लड़ना स्टार्ट। फिर से उसको देखा जाता है कि भाई इसको तो ज्यादा मिल गया, हाँ मेरे को कम मिला है, फिर से लड़ना स्टार्ट। ठीक उसी तरह आज के टाइम पे भी होता है। कहीं पे रिसोर्स ज्यादा है ना, तो वो देना नहीं चाह रहा है, और देना नहीं चाह रहा है तो क्या हो जा रहा है? लड़ाई हो जा रहा है। तो वही चीज आज भी हो रहा है, वही चीज होते आ रहा है सदियों से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ तक समझ गए होंगे आप लोग। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन एंड इम्पैक्ट ऑफ रिसोर्सेस। ये अनइवन डिस्ट्रीब्यूट है हमारे पूरे वर्ल्ड में, जिसके वजह से उसके उसके वजह से इम्पैक्ट पहुंच रहा है कहाँ पे भाई? तो रिसोर्स के ऊपर इम्पैक्ट पहुंच रहा है। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस, रिसोर्सेस आर नॉट फाउंड इक्वली एवरीवेयर इन इंडिया। हमारे भारत में रिसोर्सेस हर जगह पे एक जैसा नहीं है। जैसे बिहार में रिसोर्स बहुत कम है, ना के बराबर है। कुछ ही रिसोर्स यहाँ पे पाए जाते हैं। जैसे झारखंड में चलो कोयला बहुत ज्यादा पाया जाता है, बिहार में कोयला पाया ही नहीं जाता है। तो वैसे ही अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से क्या हो जा रहा है? प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। सम एरियाज हैव मोर रिसोर्सेज लाइक कोल इन झारखंड, while अदर हैव लेस, है ना? कोयला झारखंड में बहुत ज्यादा है, लेकिन बहुत और सारी जगहों पे नहीं है। ऑयल इज अबंडेंट इन सम स्टेट्स बट स्कार्स इन अदर। ऑयल का अगर बात करेंगे, कुछ स्टेट में ऑयल बहुत कम है, कुछ स्टेट में ऑयल है ही नहीं, है ना? इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन लाइफ, अब इसके वजह से क्या हो रहा है? ह्यूमन लाइफ पे इम्पैक्ट पहुंच रहा है।
कैसे भाई? तो पीपल सेटल नियर रिसोर्सेज फॉर जॉब एंड बेटर लिविंग। देखिए जहां पे रिसोर्स होता है, जहां पे फैक्ट्री सेटअप होता है, लोग वहीं पे रहना पसंद करते हैं, क्योंकि जॉब मिल जाता है। जॉब के साथ साथ वहां पे रिसोर्सेज का जो जरूरत पड़ता है वो मिल जाता है, अच्छा जीवन मिल जाता है वहां पे। लेकिन ये चीज है कि आपको साफ हवा नहीं मिलेगा, साफ पानी नहीं मिलेगा, है ना? वो चीज गाँव में ही आपको मिल पाएगा, वो चीज आप नेचर में ही देख पाएंगे, ठीक है? एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे इंडस्ट्रीज नियर रिसोर्सेज क्रिएट जॉब एंड बिल्ड टाउन विथ मॉडर्न फैसिलिटीज, ना? इंडस्ट्रीज के आसपास में क्या होता है, टाउन सेटअप हो जाता है ना? जॉब क्रिएट होने का एक तरीका बन जाता है वहां पे, अगर इंडस्ट्री सेटअप होता है तो, ठीक है? तो यहाँ पे वही चीज लिखा हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पे माइनिंग, है ना? टाउन्स ग्रो नियर कोल माइंस प्रोवाइडिंग स्कूल एंड हॉस्पिटल्स, ठीक है? माइनिंग टाउन, जैसे कहीं पे माइनिंग बहुत होता है तो वहां पे नियर बाई कहीं ना कहीं हॉस्पिटल बनेगा, स्कूल बनेगा, लोग सेटल होना स्टार्ट करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, वहां पे एक टाउन डेवलप हो जाएगा, ठीक है? ये हमारा एक पिक्चर दिया हुआ है जो कि दिखा रहा है किसके बारे में, ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में, गंगा रिवर के बारे में, ठीक है? तो यहाँ पे देख रहे हो क्या कि ब्रह्मपुत्र रिवर ऐसे आया है, ऐसे 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 और ऐसे आया है, यहाँ पे इधर से गंगा आ रहा है, ऐसे 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 ऐसे। फिर यहाँ पे जो ब्रह्मपुत्र है उसका बांग्लादेश में एंट्री होते ही नाम हो जा रहा है जमुना। क्या हो जा रहा है? जमुना। जमुना नाम हो जा रहा है, ठीक है? हमारे देश में ब्रह्मपुत्र नाम था, और वही नाम चाइना के अंदर शांगतो, है ना? वारलंग शांगतो, ये नाम है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ तक तो समझ गए हैं। रिसोर्सेस रिच एरियाज। देखिए कुछ एरिया ऐसे आपको मिलेंगे जहां पे रिसोर्स का कोई कमी नहीं है, रिसोर्स भरा हुआ है, लेकिन वहां पे भी दिक्कत आता है, कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा, कुछ ना कुछ चैलेंजेस आएंगे, और कुछ ना कुछ ग्रोथ भी होगा वहां पे, ठीक है? बेनिफिट को पहले समझते हैं कि क्या बेनिफिट हो सकता है। तो जॉब फ्रॉम माइनिंग ऑयल फार्मिंग, है ना? जॉब होगा, माइनिंग होगा, ऑयल निकाला जाएगा, फार्मिंग होगा, इन सब चीजों की वजह से क्या होगा, जॉब क्रिएट होगा, है ना? इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, ग्रोथ होगा, बेटर फैसिलिटी मिलेगा, जैसे रोड का, इलेक्ट्रिसिटी का, इन सब चीजों का बेटर फैसिलिटी मिलेगा, है ना? ये अगर क्रिएट होगा तो। अगर चैलेंजेस की बात करें, कॉस्ट एंड चैलेंजेस, तो पीपल में लॉस होम, यानी डिस्प्लेस कर जाएंगे, डैमेज टू फॉरेस्ट एंड स्कार्स प्लेस्ड। जैसे मान लो कि किसी जगह पे माइनिंग करना है, तो वहां पे लोग तो रहते ही होंगे, वहां पे जंगल तो होगा ही, तो उसको खत्म किया जाएगा पहले, लेक को हटाया जाएगा पहले, वहां से जंगल को काटा जाएगा, तब जाकर के माइनिंग स्टार्ट होगा। तो ठीक उसी तरह यहाँ पे वही चीज लिखा है कि डैमेज होगा किसको, फॉरेस्ट को, लोग लोग वहां से जाएंगे, कंफ्लिक्ट होगा, प्रोटेस्ट होगा, ये सब चीजें क्रिएट होगा। तो ये सब कुछ चैलेंजेस आता है जब हम लोग डेवलपमेंट करते हैं, माइनिंग वगैरह करते हैं तो, ठीक है? ट्रेड एंड ग्रोथ, तो रिसोर्स आएगा, स्किल्स डेवलप होगा और वैल्यूएबल प्रोडक्ट बनेगा। जैसे देखो हमारे पास रिसोर्स है, स्किल डेवलप किए, उसी को मिला दिए रिसोर्स को और स्किल को, तो क्या हो गया, एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट तैयार हो गया, ठीक है? जैसे ये पेन है, प्लास्टिक और रिसोर्स, रिसोर्स हो गया प्लास्टिक हमारा, और स्किल हो गया, तो इसको मिला करके ये पेन को हम लोग तैयार कर लिए, ठीक है? तो ये हमारा लिए क्या हो गया, रिसोर्स हो गया, प्रोडक्ट बन गया। ट्रेड हेल्प बिल्ड अंपायर, और अंपायर बनाने में भी ट्रेड हेल्प करता है। वुड स्टील मेड इंडिया वेल्दी। यहाँ पे क्या लिखे, कंफ्लिक्ट ओवर रिसोर्सेस, conflict over resources, अदर रिसोर्सेज डोंट फॉलो बॉर्डर्स। देखिए रिसोर्स ही तो है, तो थोड़ी इंसान है, तो रिसोर्स थोड़ी जानता है कि भाई ये हम इंडिया बॉर्डर पे है या फिर चाइना बॉर्डर पे है। रिसोर्स को ये चीज थोड़ी पता है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, डिस्प्यूट हो सकता है, लोग लड़ सकते हैं आपस में ही, इसलिए भाई तो ये रिसोर्स मेरा है, ये रिसोर्स मेरा है, ऐसे ऐसे करेंगे। बोलते हैं ना आजकल, भाई भाई जब अलग होते हैं, बंटवारा होता है, तो क्या बोलते हैं कि भाई ये बर्तन मेरा है, वो बर्तन तेरा है, या फिर ये घर मेरा है, ये घर तेरा है, इतना जमीन मेरा, इतना जमीन तेरा। क्यों ऐसा होता है, क्यों ऐसा होता है, बताइए? क्योंकि उसका जरूरत है उसको, और जो चीज का जरूरत होता है उसके लिए लड़ाई होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, डिस्प्यूट होता है, ठीक है? और वो वॉर तक पहुंच जाता है। कावेरी रिवर वाटर कॉन्फ्लिक्ट, कावेरी रिवर है जो कि बहता है दो स्टेट में, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, उसकी वजह से डिस्प्यूट हो जाता है दोनों स्टेट के अंदर। क्यों डिस्प्यूट होता है, तो पानी के लिए, क्योंकि वो तो अपने सीधा बह ही रहा है भाई, अब उसको थोड़ी पता है कि इधर कर्नाटक इधर आंध्र प्रदेश है, तो हमको यहाँ नहीं मुड़ना है, यहाँ से मुड़ जाना है, ऐसे जाना है, वैसे जाना है। अब भाई वो रिसोर्स है, वो नेचर है, अब वो तो चलेगा ही अपने हिसाब से। अब आप ही बंट गए हो तो वो क्या करे बेचारा, रिसोर्स क्या करे उसमें? तो इसीलिए हमारा जो रिसोर्स है वो बॉर्डर नहीं देखता है, वो देश नहीं देखता है, वो सिर्फ है, बस वो है तो आपके लिए ही है। लेकिन आप लड़ क्यों रहे हो, लड़ने लड़ने से क्या ही होगा?
बांट कर रखो ना उस चीज को। तो कॉन्फ्लिक्ट जो होता है वो होता है किसके वजह से? रिसोर्सेज की वजह से। ठीक है, कावेरी वही चीज लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या जरूरत है? नीड शेयर एंड नेगोशिएशन, फेयर शेयर एंड नेगोशिएशन। यानी जरूरत है कि एक निष्पक्ष क्या करना, शेयरिंग करना, कि भाई ना ज्यादा हम लेंगे ना ज्यादा तुम लेना, बराबर लेना है, चलो। ठीक है, तो बातचीत से समझाना चाहिए ये चीज को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा द नेचुरल रिसोर्सेज कर्स। चलिए गाइस, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं हम लोग नया टॉपिक से, द नेचुरल रिसोर्स कर्स। द नेचुरल रिसोर्स कर्स। आइए इस टॉपिक को हम लोग समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है पहले। नेचुरल रिसोर्स जो है वो क्या एक अभिशाप है? क्या ये एक अभिशाप है या फिर श्राप है, ऐसा बोलते हैं ना हम लोग। श्राप, श्राप जो है मतलब जो एक दूसरे को ब्लेम कर देना, एक तरह से बोल सकते हैं उसको, बददुआ लग जाना, बददुआ है ना। क्या ये रिसोर्स जो है वो हमारे लिए अभिशाप है, ऐसा क्वेश्चन है हमारा। तो द नेचुरल रिसोर्स कर्स or paradox of plenty happen when countries with many natural resources like coal and oil grow slowly or stay poor because they shell raw material instead of making valuable products। अब देखिए ये एक अभिशाप है, जैसे मान लेते हैं कि अभिशाप बोला जा रहा है नेचुरल रिसोर्स को। तो ऐसा क्यों बोला जा रहा है भाई? क्योंकि बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जिनके पास नेचुरल रिसोर्स तो है, भरपूर मात्रा में है, लेकिन उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं। उसके लिए वो फैक्ट्री सेटअप नहीं कर पा रहे हैं। लाइक कोल हो गया, ऑयल हो गया, ये दो ऐसे नेचुरल रिसोर्स है जो कि जिससे कि आप ग्रो कर सकते हो, आपका कंट्री ग्रो कर सकता है। क्या? तो यहाँ पे वैसे कंट्री का नाम बता रहा है जिनके पास ये है, ये रॉ मटेरियल है, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, इसको एज ए रॉ मटेरियल ही सेल कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनको ज्यादा बेनिफिट नहीं हो रहा है। अब जैसे आप ही समझो कि हमारे पास वीट है, गेहूं, गेहूं हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, सेल कर देंगे। तो मिलता है हम लोग को कितना? 20 रुपए केजी मिलता है, मान लेते हैं 20 रुपए केजी। अब यही गेहूं से हम लोग क्या बना दे रहे हैं, बिस्किट बना दे रहे हैं। ठीक है, बिस्किट बना दे रहे हैं। अब इसको सेल कर रहे हैं, तो हम लोग को मिल रहा है एक केजी गेहूं है ना, 1 केजी गेहूं का 20 रुपए दाम है ना, 20 रुपया। बिस्किट को हम लोग बना दिए, बिस्किट बनाने के बाद इसको सेल कर रहे हैं। तो हम लोग को इस बिस्किट से, 1 केजी के गेहूं के बिस्किट से लगभग 10 पैकेट तैयार हो सकता है बिस्किट। अब हर पैकेट को 20 रुपए पीस बेचेंगे हम लोग, तो 10 है, 200 का हो गया ये। कितने का हो गया? 200 का हो गया। तो आप ही बताइए, क्या ये बिस्किट बनाकर बेचने में फायदा है या फिर सिर्फ गेहूं बेच दिया उसी में फायदा है? नहीं, बिस्किट बनाने में ही फायदा है। ठीक उसी तरह यहाँ पे भी एज अ रॉ मटेरियल आप बेचोगे तो उसका ज्यादा कॉस्ट नहीं मिलने वाला, लेकिन वही रॉ मटेरियल को आप एक प्रोडक्ट का रूप दे देते हो उसको इंडस्ट्रीज में, तो जाकर के उसका कॉस्ट जो है वो ग्रो कर जाएगा। और वैसा कंट्री अगर करता है कोई भी, तो वो कंट्री ऑटोमेटिक डेवलपमेंट के रास्ते पे चल जाता है। यही समझाना चाह रहे थे हम लोग इस चैप्टर के जरिए। चलिए इस टॉपिक के जरिए, ठीक है, कि कर्ज मतलब क्यों? क्योंकि वो कंट्री के पास तो है ही, लेकिन वो उसके लिए अभिशाप बना हुआ है, क्योंकि वो उससे ग्रो कर ही नहीं रहा है। क्या हो रहा है, उसको रॉ मटेरियल के फॉर्म में ही बेच रहा है, उसका ज्यादा बेनिफिट जो है नहीं हो रहा है, तो इसीलिए उसके लिए वो अभिशाप बन गया है। ठीक है, कर्ज बन गया है। व्हाट इज द नेचुरल रिसोर्स कर्स? अब इसको समझने के लिए हम लोग क्या समझेंगे कि एक कंट्री है जो कि कभी अमीर बन ही नहीं पाएगा। क्यों भाई? वो क्यों नहीं अमीर बन पाएगा? क्योंकि वो स्लो ग्रो करेगा। क्यों भाई, ये ऐसा क्यों? क्योंकि वो अपने कीमती चीज को रॉ मटेरियल के फॉर्म में ही बेच रहा है, जैसे कोयला हो गया, मिनरल्स हो गया, ऑयल हो गया, है ना, ये सब चीजें। जबकि उसको क्या करना चाहिए, उसको प्रोडक्ट के रूप में बना देना चाहिए, जैसे स्टील हो गया, मशीन्स हो गया, ये सब बना देता है। जैसे किसी कंट्री में मान लो कि आयरन का ओर जो है बहुत ज्यादा मिलता है। अब आयरन ओर बहुत ज्यादा मिल रहा है, तो उससे आप क्या कर सकते हो, स्टील बना सकते हो। उस स्टील से आप बहुत सारे मशीन्स वगैरह बना सकते हो, आयरन से भी मशीन बन सकते हैं। बहुत सारे मशीन को स्टील से, आयरन से, एल्युमिनियम से, इन सब चीजों से बनाया जाता है। ठीक उसी तरह हम लोग क्या समझेंगे यहाँ पे कि रॉ मटेरियल को ना बेच करके हम इन सब चीजों को बना करके बेचेंगे तो ज्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं, कर्ज बोल रहे हैं, अभिशाप बोल रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे सेलिंग रॉ कॉटन गिव्स लेस मनी, है ना। हम लोग अगर कॉटन बेच रहे हैं ना, सूती, तो उससे हमको बहुत कम पैसा मिलेगा, लेकिन वही चीज हम लोग कपड़ा बनाकर बेच रहे हैं उस कॉटन से, तो क्या मिलेगा हम लोग को, ज्यादा बेनिफिट होगा, हाई बेनिफिट होगा। लेकिन कॉटन में लो बेनिफिट होगा। ठीक है, कॉटन में लो बेनिफिट होगा। अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि व्हाई डज इट्स हैपन। तो ये चीज हम समझा चुके हैं कि भाई देखो, अगर कोई कंट्री जो है वो टू मच कर रहा है सेलिंग किसका, रॉ मटेरियल का, टू मच सेलिंग ऑन रॉ मटेरियल, लेकिन वो जो है अपने कंट्री के अंदर ना फैक्ट्रीज बना रहा है, ना ट्रेन बना रहा है, जिससे ना लोगों को रोजगार मिलेगा, ना लोगों को हाई वैल्यू का प्रोडक्ट बना पाएगा वो। ठीक है,
क्योंकि एक फैक्ट्री सेटअप होता है तो उस जगह के लोगों को क्या मिलता है, एम्प्लॉयमेंट मिलता है, रोजगार मिलता है। उस फैक्ट्री सेटअप से बहुत सारे अनेकों फायदे हो रहे हैं कंट्री को। इनफैक्ट पीपल जो वहां पे हैं उनको भी फायदा हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए कोई कंट्री अगर आपको इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो वो कंट्री जो है ज्यादा ग्रो करेगा एज कंपेरिजन दिस कंट्रीज जो कि सिर्फ रॉ मटेरियल भेज रहे हैं, है ना। तो सोचिए कि कोई कंट्री है जिसके पास बहुत सारा आयरन ओर है। क्या है? आयरन ओर है, जिससे लोहा बनता है, स्टील बनता है। अब ये कंट्री जो है आयरन और इसके पास बहुत है, लेकिन कुछ नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ ये बेच देता है किसी दूसरे कंट्री को। ये कंट्री जो है वो स्टील बनाता है, मशीन बनाता है, मशीन बनाता है, उसके अलावा भी बहुत सारा प्रोडक्ट बनाता है। अब ये कंट्री बताइए रिच में आएगा या फिर पुअर में आएगा? बताइए आप लोग, रिच में आएगा या फिर पुअर में आएगा? तो ये रिच में आएगा, लेकिन ये पुअर में आएगा। क्यों भाई? क्योंकि इस ये जो है ग्रो नहीं कर पाया, लेकिन इसी के रॉ मटेरियल से ये कंट्री ग्रो कर गया, जो कि स्टील और मशीन बना रहा था। क्लियर हुआ यहाँ पे? तो ये चीज हम समझाना चाह रहे थे इस टॉपिक के जरिए। तो ये एक अभिशाप कब बन जाता है? जब आप उसके जरिए ग्रो नहीं कर पाते हो, ठीक है। देखिए ये हमारा रिस्पॉन्सिबल है क्या करना, कि भाई रिसोर्सेज को बचाना। क्या है? रिस्पॉन्सिबल्स एंड वाइज यूज ऑफ रिसोर्सेज स्टे वर्शिप। देखिए हमारे कंट्री में बहुत सारा ऐसा नेचुरल रिसोर्स है जो कि अब खत्म होने के कगार पे है। बहुत सारे ऐसे नेचुरल रिसोर्स है, वाइल्ड लाइफ का भी हम बात कर रहे हैं, साथ में प्लांट लाइफ का भी बात कर रहे हैं, दोनों लाइफ का इंक्लूड करके बात कर रहे हैं। टू कीप आवर प्लानेट हेल्दी वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर नेचर एंड यूज इट रिसोर्स वाइजली। तो देखिए हमारा जो नेचर है, जो भी हमारे प्लानेट पे है, हमारे प्लानेट के ऊपर जो भी है, उसको हम लोग रिस्पेक्ट देना चाहिए, साथ में उसको रिस्पॉन्सिबल तरीके से यूज करना चाहिए, बुद्धिमत्ता तरीके से यूज करना चाहिए, क्योंकि रिसोर्स को आने वाले पीढ़ी के लिए, आने वाले समय के लिए बचा कर रखा जा सके, ठीक है। इसलिए जो है इसको वाइजली तरीके से यूज करना चाहिए। और ये जो है जैसे हेल्प रिन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक वाटर एंड सॉइल रीस्टोर एंड रीग्रो नेचुरली। और ये जो है मतलब हम लोग जो भी चीज बचा के रख रहे हैं वो ऑटो रीजनरेट हो रहा है, ऑटो रीजनरेट हो रहा है, मतलब खुद वो बन रहा है, अपने आप बन रहा है। जैसे वाटर का बात कर लेंगे, ये चीज को कोई इंसान बना रहा है क्या, या फिर खत्म हो गया तो फिर दोबारा हम लोग बना रहे हैं क्या उसको? नहीं, वो नेचर खुद अपने आप रीस्टोर कर रहा है, खुद वो बना रहा है। हम लोग पहले भी बता चुके हैं इस चीज को। सॉइल भी अपने आप को रीजनरेट करता है। जैसे आप चल जाओ, हम एग्जाम्पल दिए थे ना अमेजोन के जंगल में, क्या होता है, कोई इंसान थोड़ी जाता है वहां पे पेड़ लगाने के लिए, ऑटोमेटिक वहां पे सारा फंक्शन हो रहा है, इकोसिस्टम वाला फंक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से ये चीज हो रहा है वहां पे, ठीक है। यूज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक कोल एंड सीमेंट केयरफुली सो दे लास्ट लॉन्गर। और हम लोग नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स जितने भी हैं, हमने पिछले स्लाइड्स में पढ़े हैं कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होता है और रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होता है, ठीक है। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स जो है, जैसे कोल, पेट्रोलियम, सीमेंट, ये सब चीजें जो है, इसको हम लोग कम क्वांटिटी में यूज करेंगे, ज्यादा इस पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत कम समय के लिए है, हमारे साथ बहुत कम समय के लिए है, क्योंकि ये लिमिटेड अमाउंट में है, इसको केयरफुली तरीके से यूज करना ही बुद्धिमत्ता है, ठीक है। रीस्टोरिंग एंड रीजनरेशन ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ये तो हमको बता चुके हैं आपको कि ये चीज हमारा नेचुरल तरीके से होता है, ठीक है, नेचुरल तरीके से होता है। handle them well, we must use them carefully to help nature's cycle continue। अगर हम इसमें हेल्प नहीं किए, नेचर का हेल्प नहीं किए, तो नेचर का साइकिल जो है वो कंटिन्यू नहीं रह पाएगा, है ना। वो साइकिल जो है डिसबैलेंस हो जाएगा और डिस्टर्ब हो जाएगा, जिसके लिए हम लोग क्या करना होगा, हम लोग को कंजर्वेशन वाला प्रोसेस यूज करना होगा, लाइक कंजर्वेशन ऑफ वाटर, कंजर्वेशन ऑफ एयर, इन सब चीजों को बचाना होगा, ताकि हम लोग क्या कर सके, नेचर का हेल्प कर सके उसको साइकिल चलाने में, ठीक है। साइकिल मतलब वो वाला साइकिल, पेंडल वाला साइकिल का बात नहीं हो रहा है, ठीक है। नेचर का जो साइकिल है, जैसे कैसे पानी बन रहा है, कैसे प्लांट रीग्रो हो रहा है, कैसे जो है जीव जंतु अपने आप को बचा रहे हैं, तो ये सब इकोसिस्टम का जो साइकिल है ना, वो चलना चाहिए ऑटोमेटिक, क्योंकि वो नेचुरली काम करता है अपना। और उसी में हम लोग का हेल्प क्या है भाई, तो नेचर से इको फ्रेंडली वाला काम करेंगे हम लोग, ज्यादा डैमेज नहीं करेंगे नेचर को, है ना, ज्यादा माइनिंग वगैरह नहीं करेंगे पेट्रोलियम के चक्कर में, है ना, कोल के चक्कर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिससे हम लोग समझेंगे कि कैसे जो है ओवर यूज करके हम लोग नेचर को इम्पैक्ट पहुंचा रहे हैं, नेचर को इफेक्ट पहुंचा रहे हैं, ठीक है। फार्मर यूज ग्राउंड वाटर टू ग्राउंड वाटर क्रॉप्स, बट इन मेनी प्लेसेस दे टेक आउट मोर वाटर देन नेचर कैन रिप्लेस। चलिए, होता क्या है कि फार्मर जो है वो ग्राउंड वाटर का यूज करते हैं, किस लिए, अनाज को उगाने के लिए, ठीक है। लेकिन बहुत सारे जगहों पे ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा पानी निकालने की वजह से क्या हो जाता है, वहां पे ग्राउंड वाटर रीस्टोर नहीं हो पाता है, ठीक है। और बहुत सारे लोगों का ये मानना होता है, क्या मानना होता है कि अगर हम जितना ही पानी निकालेंगे उससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि दोबारा से बारिश होगा, है ना, वाटर साइकिल तो चलता ही रहेगा। तो ऐसे सोच वाले क्या होते हैं ना, कि थोड़ा ज्यादा ही यूज करते हैं, ओवर यूज कर लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, रिसोर्सेस बर्बाद होते हैं, वेस्ट होते हैं, है ना। तो वैसा नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि भले ही रीस्टोर हो रहा है,
लेकिन उसमें भी तो स्लो प्रोसेस है। अगर आप रीस्टोर से ज्यादा यूज ही कर जा रहे हो तो क्या रीस्टोर होना मतलब कोई जरूरत का चीज नहीं हो पाएगा फिर। जैसे मान लेते हैं कि जब जरूरत पड़ेगा पानी का उस टाइम पे पानी का कमी हो जाएगा, तो वो रीस्टोर तो हो ही रहा है फिर भी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि रीस्टोर हो रहा है ज्यादा और यूज कर रहे हैं कम, या फिर रीस्टोर हो रहा है कम यूज कर रहे हैं ज्यादा, वैसा नहीं होना चाहिए। एक बैलेंस तरीके से यूज करना है ताकि हम लोग का रिसोर्स जो है वो बचा रहे और रीस्टोर जो हो रहा है वो प्रोसेस भी नॉर्मल चलता रहे, ठीक है। चलिए, this lower than the water table, underground water level, common practices like rainwater harvesting, reviving ponds and reusing water help solve this problem। तो इन सब चीजों को प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये सब कुछ तरीके हैं जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, वाटर को बचा सकते हैं। लाइक रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यानी बारिश के पानी को हम लोग क्या कर सकते हैं, छत पे इकट्ठा करके उसको एक पाइप के जरिए एक कंटेनर में कन्वर्ट कर सकते हैं ताकि उसको यूज कर सकें, ठीक है। उसी तरह ये रीयूज करने का, पानी का रीयूज करो, है ना। तो ये सब कुछ तरीके हैं। ये रिवाइविंग पॉन्ड्स, यानी पॉन्ड एक सेटअप कर दिए, पॉन्ड एक बना दिए, बड़े से गड्ढे खोद दिए और उसमें पानी इकट्ठा कर दिए। अब जो है वो पानी रीस्टोर होते रहता है कब, जब बारिश होता है, जब बारिश होता है। तो ऐसे ही एक कुछ सिस्टम्स हैं जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, पानी को रीस्टोर कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है हमारा सॉइल डिग्रेडेशन टॉपिक। ठीक है, सॉइल डिग्रेडेशन क्यों होता है, क्यों होता है? तो बहुत सारे ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से होता है सॉइल डिग्रेडेशन, ये आपको पता ही होगा। या फिर सॉइल का जो क्वालिटी है वो खत्म हो जाना, वो भी ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से ही हो पाता है। तो इस चीज को हम लोग समझेंगे कि एक्सेस यूज ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स डैमेज सॉइल एंड रिड्यूस इट्स फर्टिलिटी। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक्सेस यूज करते हैं किस चीज का, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स, है ना, इन सब चीजों का, जो क्या करता है सॉइल के फर्टिलिटी को घटा देता है, कम कर देता है, डैमेज कर देता है, ठीक है। जिससे क्या होता है, पैदावार कम हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग को सॉइल के क्वालिटी को बनाए रखना है। वो कैसे पॉसिबल है ये हम लोग जिक्र करेंगे आगे। तो ट्रेडिशनल मेथड कुछ हैं जिनको हम लोग यूज करके क्या कर सकते हैं, नेचुरल तरीके से हम लोग सॉइल के क्वालिटी को बरकरार रख सकते हैं, बचा कर रख सकते हैं। तो ये कुछ प्रोसेस है। काउडंग, काउडंग एंड द ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, यानी गाय के गोबर का यूज करेंगे, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का यूज करेंगे, जिससे क्या होगा, हमारे सॉइल के क्वालिटी को बचा सकते हैं, सॉइल के क्वालिटी को बचा सकते हैं, डैमेज होने से रोक सकते हैं। दूसरा है मल्चिंग प्रोसेस है, जिसमें क्या होता है, सॉइल के मॉइस्चरिटी को बचाया जा सकता है ना। पहले मतलब होता क्या है कि सॉइल सूख जाता है ना, जब जब मिट्टी सूख जाता है तो उसके अंदर पैदावार कम हो जाता है, फर्टिलिटी कम हो जाता है। तो उस चीज को मॉइस्चरिटी बचा कर रखने के लिए इस मल्चिंग प्रोसेस का यूज करते हैं कि सॉइल में नमी बरकरार रहे, ठीक है। दूसरा प्रोसेस क्या यूज कर सकते हैं, मल्टी क्रॉपिंग यूज कर सकते हैं, ताकि यहाँ पे जो है कि इम्प्रूव सॉइल न्यूट्रिएंट्स, यानी सॉइल में न्यूट्रिएंट्स का जो है मात्रा वो बना रहे हमेशा के लिए, ठीक है। तो ये चीज कुछ प्रोसेस है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, नेचुरल प्रोसेस के जरिए हम लोग सॉइल के क्वालिटी को बचा सकते हैं, मेंटेन रख सकते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है भाई, ये आप लोगों को पता ही है कि इसमें खाद का यूज ना हो, सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक चीजों का यूज हो। लाइक घर के वेस्ट प्रोडक्ट्स, जैसे सब्जी के हो गए, रोटी चावल, ये सब चीजें, वो सब हो गए हमारे, गाय का गोबर हो गया, ये सब चीजों का यूज करेंगे, ठीक है। अगर बात करेंगे आगे, ये चीज अगर हम लोग यूज करते हैं, ऑर्गेनिक मेथड यूज करते हैं, जिससे हम लोग क्या होगा, रीस्टोर एंड प्रोटेक्ट सॉइल हेल्थ, यानी हमारा जो सॉइल डैमेज हो चुका है उसको भी रीस्टोर कर सकते हैं और साथ में हमारे हेल्थ को भी क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ मेथड्स हैं जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉइल को बचा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ओवर एक्सप्लोटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर। देखिए, हम लोग ज्यादा जब पानी का यूज करते हैं, पानी का यूज बहुत सारी चीजों के लिए, जैसे इरिगेशन के लिए, खेत में पानी पटाने के लिए, वो तो जरूरी है ही कि भाई खेत में पानी चाहिए। लेकिन खेत में पानी एक्स्ट्रा क्यों चाहिए, आखिर क्या कारण है कि खेत में पानी एक्स्ट्रा लग रहा है? वो उसका कारण है, हम ऐसा नहीं बोलेंगे उसका कारण है नरेंद्र मोदी, ऐसा ये मीम वाला हम लोग डायलॉग नहीं यूज करेंगे। लेकिन उसका कारण क्या है, ये हमारा हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, जो कि ज्यादा से ज्यादा क्या खोजता है, फर्टिलाइजर खोजता है, ज्यादा से ज्यादा इरिगेशन खोजता है, जिससे वो पैदावार करेगा अपना, मतलब क्रॉप प्रोडक्शन अच्छा होगा, फसल अच्छा होगा। तो ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वो हम लोग क्वालिटी, सीड का क्वालिटी अलग ले लिए हैं। पहले वाला सीड जो था वो अलग था, अब का जो सीड है वो अलग है, ठीक है, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए, एक कंट्री कंट्री का स्टेट का एग्जांपल हमने लिया है, इसका केस स्टडी हम लोग देखेंगे कि क्या होने वाला है। तो 1960 का दशक का ये बात है। पंजाब में फार्मर जो थे, यहाँ पे ग्रो करना स्टार्ट किए खेती, और यहाँ पे HYV सीड्स का यूज किए, ठीक है, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। इस सीड का यूज किए वो खेती के लिए, यानी गेहूं का या फिर चावल का जो भी खेती कर रहे हैं उसमें ये सीड लगा रहे हैं, ठीक है। नीडिंग मोर वाटर, इसमें ज्यादा पानी का जरूरत पड़ता है, ठीक है। और हैवी ग्राउंड वाटर यूज, और जिसकी वजह से क्या होता है, ज्यादा ग्राउंड वाटर का यूज हो रहा है ना, हैवी ग्राउंड वाटर का यूज किया जा रहा है इस
फार्मिंग में, क्योंकि HYV सीड्स का यूज हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फ्री इलेक्ट्रिसिटी ओवर पंपिंग वाटर लेवल 30 मीटर डाउन, 80% पंजाब ओवर एक्सप्लॉइटेड। देखिए यहाँ पे कितना इंपॉर्टेंट और गहरा बात लिखा हुआ है, आप लोग समझिएगा। ठीक है, आप लोग समझिएगा यहाँ पे कि क्या ये लिखा हुआ है, समझिए ध्यान से। यहाँ पंजाब में जब खेती का पैदावार बढ़ने लगा तो लोग जो थे इनको यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिलने लगा, जिसकी वजह से ये ओवर पंपिंग करने लगे, मतलब ज्यादा से ज्यादा पानी निकालने लगे कहाँ पे, ग्राउंड लेवल का। ठीक है, और क्यों, क्योंकि इरिगेशन कर रहे थे वो लोग, इरिगेशन कर रहे थे जिसमें HYV सीड्स लगाए हुए थे, तो मोर वाटर की जरूरत पड़ रहा था, ज्यादा पानी की जरूरत पड़ रहा था, जिसकी वजह से क्या हुआ, 30 मीटर, कितना मीटर, 30 मीटर पानी जो है वो डिक्रीज हो गया। कितना मीटर, 30 मीटर पानी जो है वो डिक्रीज हो गया। मान लेते हैं कि यहाँ पे पानी हम लोग को मिल जाता था, यहाँ पे पानी हम लोग को मिल जाता था, इस ग्राउंड के नीचे जाते थे तो यहाँ पानी मिल जाता था, लेकिन यहाँ से अब कितना घट गया, 30 मीटर घट गया। ठीक है, नीचे चला गया ये पानी, 30 मीटर नीचे चला गया ये पानी। अब यहाँ से हम लोग को खुदाई करके यहाँ पे आना होगा, तब जाकर के पानी मिलेगा। ये चीज हुआ जब हम लोग क्या किए, ओवर ओवर यूज किए वाटर लेवल का। ठीक है, ओवर एक्सप्लॉइट किए। ठीक है, तो 80% जो है पंजाब जो था वो ओवर एक्सप्लॉइटेड कर रहा था, यानी पानी का ज्यादा यूज कर रहा था। 80% आबादी, ठीक है, मात्र 20% ही आबादी था जो कि नॉर्मल काम कर रहा था। सोचिए, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का यूज भी बहुत ज्यादा होने लगा, जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर भी डैमेज होने लगा, साथ में हेल्थ रिस्क भी बढ़ने लगा। ठीक है, रिस्क भी बढ़ने लगा। सॉइल का क्वालिटी इधर रद्दी होते चला गया। ठीक है, सारे उस सॉइल में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, गुड ऑर्गेनिज्म, वो मरने लगे, खत्म हो गया, क्योंकि फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड यूज होने लगा। ठीक है, शॉर्ट टर्म फूड सिक्योरिटी बट लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी। यहाँ पे क्या हुआ कि शॉर्ट टर्म हम लोग अ, कम समय के लिए हम लोग क्या देखा, बेनिफिट देखा हमने कि भाई इतना सारा फसल उगा है, तो भाई यहाँ शॉर्ट टर्म का बेनिफिट हो रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म का लॉस भी तो हो रहा है। ज्यादा पानी यूज कर रहे, ग्राउंड वाटर क्या हो गया, नीचे चला गया। ठीक है, साथ में सॉइल का क्वालिटी खराब हो गया। ये सब चीजें जो है कि आगे चल करके पता चलेगा कि भाई ये जो है रिजल्ट है हमारा, जो हम लोग इनपुट किए थे पहले, पहले जो चीज किए थे उसका आज रिजल्ट आया है। यानी आज से तुमको 50 साल बाद, 30 साल बाद, 40 साल बाद पता चले कि ग्राउंड वाटर और डिक्रीज हो गया और नीचे चला गया। ये तो कुछ साल पहले का कहानी है, 1960 का। ठीक है, यहाँ का कहानी है जबकि 30 मीटर है, अभी तो और नीचे गया होगा। कोई किसान रुका थोड़ी होगा फर्टिलाइजर यूज करने से या फिर ओवर एक्सप्लॉइट पानी का यूज करने से, है ना, कोई नहीं रुका होगा, सब आज भी वही काम कर रहे होंगे, चल रहा होगा वही चीज। तो यहाँ पे हम लोग वही चीज समझ रहे हैं कि पंजाब में क्या क्या कंडीशन हुआ इस ओवर एक्सप्लॉइटेड ग्राउंड वाटर यूज की वजह से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, और यहाँ पे सीमेंट का केस स्टडी अब हम लोग देखते हैं। अभी तक हमने क्या देखा, सॉइल का देखा, है ना, सॉइल का देखा, वाटर का देखा, सीमेंट का केस स्टडी पढ़ते हैं और समझेंगे कि यहाँ पे क्या हुआ था। सीमेंट में इसेंशियल क्या होता है, सीमेंट का यूज क्या होता है कंस्ट्रक्शन के लिए, है ना, लेकिन पोल्यूशन बहुत करता है ये। ठीक है, कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत ज्यादा यूज होता है, रोड बनाना, बिल्डिंग बनाना, ब्रिजेस बनाना, ये सब चीजें बनाना। लेकिन क्या ये हेल्थ को डैमेज करता है, तो यस, बहुत ज्यादा करता है। लंग्स को डैमेज करता है, प्लांट को भी डैमेज करता है, सॉइल और वाटर इन सबको भी डैमेज करता है, यानी खराब करता है। बताओगे भाई ये सब कैसे करता है, ये सब तो लंग्स, जब हम लोग हवा में सांस लेते हैं तो इसका जो पार्टिकल्स होता है ना सीमेंट का, ये हवा में कहीं ना कहीं फ्लो होता रहता है फैक्ट्री के आसपास। ठीक है, क्योंकि उड़ता है, ये बहुत ही लाइट होता है, बहुत ही हल्का होता है, जिसकी वजह से हवा में आसानी से डस्ट के रूप में उड़ता है। तो ये चीज लंग्स में हम लोग के जा रहे हैं, तो वो चीज डैमेज करेगा। प्लांट के ऊपर ये चीज क्या हो जा रहा है, पत्ता के ऊपर बैठ जा रहा है, जिसकी वजह से पत्ता जो है अपना फोटोसिंथेसिस नहीं कर पा रहा है, तो ये चीज सीमेंट की वजह से हो गया। ठीक है, दूसरा सॉइल, सॉइल में क्या हो जा रहा है, सीमेंट का लेयर एक बन जा रहा है, जिसकी वजह से सॉइल भी डैमेज हो रहा है। और वाटर पे एक सीमेंट का डस्ट वगैरह बैठ जाता है, तो उससे भी वाटर पॉल्यूशन हो रहा है। ठीक है, पॉल्यूशन कंट्रोल मेजर, अब ये कुछ तरीके हैं जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, ये CPCB गाइडलाइन फॉर सीमेंट फैक्ट्रीज। अब ये CPCB क्या है भाई, तो ये एक सेंट्रल बोर्ड है, सेंट्रल बोर्ड है जो कि पॉल्यूशन का है। ठीक है, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, कंट्रोल बोर्ड। तो ये चीज जो है क्या करता है, पॉल्यूशन कंट्रोल करने का काम करता है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है CPCB, ये पॉल्यूशन कंट्रोल करने का काम करता है। पॉल्यूशन कंट्रोल तभी होगा जब हम लोग क्या करेंगे, ये चीज का जो मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है उसको कम करेंगे थोड़ा। ठीक है, तो यूज सस्टेनेबल मटेरियल्स, है ना, हम लोग का जो सस्टेनेबल मटेरियल्स है उसका यूज करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं ऑरोविल्स मड बिल्डिंग एंड जैसलमेर फोर्ट, ये एग्जाम्पल है। जैसे देखो पहले के टाइम पे, पुराने जमाने में क्या होता था, मिट्टी का लोग घर बनाते थे या फिर पत्थर का ही घर बना लेते थे, गुफा टाइप का कुछ बना लिए, किला टाइप का बना लिए। जैसे हमारा ये है जैसलमेर का फोर्ट, ये हमारा पत्थर से बना हुआ चीज है। ठीक है, और ये ऑरोविलीज जो है ये मिट्टी का बना हुआ एक घर है। ठीक है,
मिट्टी का बना हुआ एक घर है, जो कि सालों से ये टिका हुआ है। उसी तरह ये पत्थर से बना हुआ सालों से टिका हुआ है। तो हम लोग सीमेंट का यूज कहीं नहीं किए इसका, फिर भी हमारा क्या है, घर बन गया, हमारा जो चाहिए वो चीज मिल गया, ठीक है। तो हमारा ये वही चीज बोल रहा है कि यूज सस्टेनेबल मटेरियल्स, यानी इन सब चीजों का यूज करें आप। पॉल्यूशन कंट्रोल मेजर्स, ये कुछ तरीके हैं जिससे हम लोग पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। ये पॉल्यूशन कंट्रोल मेजर से कुछ जिसको हम लोग फॉलो करके क्या कर सकते हैं, पॉल्यूशन को रोक सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं उसके ऊपर, ठीक है। पॉल्यूशन कंट्रोल मेजर्स क्या है भाई, तो सीपीसी गाइडलाइंस जो भी है, ये कंट्रोल, ये जो बोर्ड है, ये जो भी गाइडलाइन देता है उसको फॉलो करना चाहिए हम लोग को हमारे लाइफ में, ठीक है, ताकि सीमेंट के जो पॉल्यूशन से हम लोग बचा जा सके। यूज सस्टेनेबल मटेरियल्स, अभी जस्ट हमने बता दिया कि सस्टेनेबल मटेरियल्स क्या है। तो ये हमारे कुछ नियम्स हैं जो कि फॉलो करते हुए हम लोग क्या कर सकते हैं, इससे बच सकते हैं सीमेंट के पॉल्यूशन से, ठीक है, सीमेंट के पॉल्यूशन से। चलिए अब आता है नया टॉपिक हमारा, क्या नाम है इसका, वृक्ष आयुर्वेद। वृक्ष आयुर्वेद, इस टॉपिक को हम लोग समझेंगे अब थोड़ा। वृक्ष आयुर्वेद क्या है, तो देखो नाम से ही क्लियर हो रहा है कि वृक्ष का मतलब होता है क्या, वृक्ष का मतलब क्या होता है, पेड़, और आयुर्वेद का मतलब ए साइंस ऑफ स्टडी स्टडी फॉर क्या, फॉरेस्ट एंड ट्रीज, यानी फॉरेस्ट और इसके बारे में, पेड़ पौधा के बारे में स्टडी करना ही क्या कहलाता है, आयुर्वेद कहलाता है, साइंस ऑफ लाइफ और हेल्थ। तो देखिए यहाँ पे, द एंशियंट इंडियन साइंस ऑफ प्लांट केयर, द एंशियंट इंडियन साइंस ऑफ प्लांट केयर, यानी इसमें, इस आयुर्वेद सिस्टम में क्या होता है ना, आयुर्वेद सिस्टम में, वृक्ष आयुर्वेद में, कि इसमें जो है हमारे पुराने जमाने में क्या होता था कि पेड़ पौधा को कैसे जो है बचाया जा सके, या फिर उनका केयर कैसे किया जाए, या फिर इनका यूज भी कैसे किया जाए अपने लाइफ के अंदर सस्टेनेबल तरीके से। वृक्ष आयुर्वेद जो है कंबाइंड टू संस्कृत वर्ड्स, वृक्ष और आयुर्वेद, इसका मतलब क्या होता है, वृक्ष का मतलब ट्री, और आयुर्वेद का मतलब द साइंस ऑफ लाइफ और हेल्थ, द साइंस ऑफ लाइफ और हेल्थ, ठीक है। इट इज एन एंशियंट बोटेनिकल साइंस फोकस्ड ऑन द स्टडी केयर एंड हेल्थ ऑफ प्लांट एंड ट्रीज। तो देखिए ये एक तरह का बहुत ही एंशियंट हमारा एक तरह से आयुर्वेद सिस्टम है, जिसमें क्या होता है कि इसमें एंशियंट बोटेनिकल साइंस, यानी जो पेड़ पौधा का जो स्टडी होता है उसपे, उसके ऊपर फोकस किया जाता है, उसके ऊपर स्टडी किया जाता है, उसका केयर किया जाता है, और साथ में उसके हेल्थ को भी देखा जाता है, पेड़ पौधा की हेल्थ को। यानी ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि माना जाता था पहले के टाइम पे कि वृक्ष जो होते हैं ना, हजारों साल पहले, उसमें भी क्या होता है, उसमें भी क्या होता है, लाइफ होता है, उसमें भी क्या होता है, जीवन होता है, उसमें भी जान होता है, ठीक है। इसलिए हम लोग को क्या करना चाहिए, उनका देखभाल, केयर, उनके हेल्थ को भी ध्यान में रखते हुए उनका सेवा करना चाहिए, अभी तो वो हमारे लिए हेल्पफुल होंगे। अब जैसे एक पेड़ का हम लोग अगर सेवा नहीं करते, आम का पेड़ है आपके आंगन में, तो आम का पेड़ का जो अब आप लोग सेवा नहीं करेंगे तो वो एक टाइम पे फल नहीं देगा, फल नहीं देगा, तो आप, आपका वो नहीं हेल्प किया, आप उसका हेल्प करो, बदले में वो आपका हेल्प करेगा, ठीक है। तो एक तरह से जैसे हम लोग बात कर सकते हैं तुलसी का पेड़, तुलसी का पेड़ देखते हैं ना, तुलसी पूजा होता है ना, हम लोग इस चैप्टर में भी पढ़े, तुलसी पूजन होता है। तो तुलसी पूजन, तुलसी जो है एक सैक्रेड हमारा पौधा है, यानी पवित्र पौधा है जिसका पूजा होता है हिंदू धर्म में। तो वो चीज हमारे बेनिफिट के लिए है, वह तुलसी हमारे लाइफ में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालता है, लाइक मेडिसिन के रूप में, है ना, भाई आस्था के रूप में, यानी जो हमारे स्पिरिचुअल अंदर से है, स्पिरिचुअलिटी जुड़ा हुआ है हमारे लिए, वो चीज हमारे तुलसी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तुलसी जो है हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है, जैसे गला वाला खराब हो जाता है तो मम्मी बचपन में क्या करती थी, तुलसी का काढ़ा वगैरह बनाकर पिलाती थी, जिससे गला ठीक हो जाता था, खांसी ठीक हो जाता था, ठीक है। तो तुलसी बहुत सारा पेड़ पौधा ऐसा होता है जो कि हमारे लाइफ में बहुत ही उसका यूजफुल होता है। अगर बात करेंगे, दिस ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम डेट्स बैक थाउजेंड्स ऑफ ईयर एंड वाज फॉर्मलाइज्ड इन टेक्स्ट लाइक सूरपलास वृक्ष वृक्ष आयुर्वेद अराउंड द 10th सेंचुरी सीई। सोचिए कि अभी क्या चल रहा है, 2026 चल रहा है, अभी 2026 चल रहा है, सोचिए कि ये 1000 का बात कर रहा है, 1000, ये 2026 सीई चल रहा है अभी, और ये 1000 सीई है। इस टाइम पे ये किताब लिखा गया था, कौन सा, सूरपलास, सूरपलास, ये जो आयुर्वेद वृक्ष आयुर्वेद जो था, ये इसके ऊपर ये किताब लिखा गया था, ठीक है, जिसके अंदर क्या बताया गया था, इस चीज के नॉलेज के बारे में, आयुर्वेद के नॉलेज के बारे में, वृक्ष आयुर्वेद के नॉलेज के बारे में, यानी कैसे पेड़ पौधा हमारे लिए यूजफुल है, उनके अंदर क्या खूबी है, उनके अंदर भी जान होता है, उनके ऊपर स्टडी करना चाहिए, उनका केयर करना चाहिए, है ना, उनके हेल्थ के ऊपर ध्यान देना चाहिए, ऐसा ये किताब हमारे लिए समझाता है, बताता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो अब एक केस स्टडी लेते हैं हम लोग किसका, सिक्किम का। सिक्किम के अंदर क्या हुआ था ये जानेंगे, तो उससे पहले हम लोग एक चीज समझ लेते हैं। क्या समझ लेते हैं भाई, तो अभी तक हमने इतना सारा चीज पढ़ा, इस चीज को पढ़ने के बाद हमने एक चीज जरूर सीखा, क्या चीज है वो,
तो यहाँ पे हमारे एग्जाम को, हमारे स्टडी को साइड कर देंगे और यहाँ पे हम लोग एक चीज गौर करेंगे, क्या है वो, तो हमारे नेचुरल रिसोर्स का केयर, यानी जो भी आपके आसपास में नेचुरल रिसोर्सेस हैं उनका आप जरूर से ध्यान रखें। ये हमारा आपसे निवेदन है और एक तरह से रिक्वेस्ट भी समझिए, ठीक है। तो इसी से क्या होगा, हमारा पूरा जीवन या फिर हमारा पूरा भारत जो है सुरक्षित रहेगा। नहीं तो हेल्थ खराब होगा, है ना, एयर क्वालिटी खराब होगा, हमारी सॉइल क्वालिटी को डैमेज पहुंचेगा और साथ में पोल्यूशन बढ़ते जाएगा दिन पर दिन। जो भी आपके आस पड़ोस में जो भी वाइल्ड लाइफ है थोड़ा बहुत, उनका भी केयर करें, उनको भी आप देखभाल देते रहें ताकि वो भी बचे रहें, उनका भी जीवन अच्छा चले, ठीक है। तो इसके लिए हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो चलिए अब आते हैं हम लोग सिक्किम के केस स्टडी पे और इसको समझते हैं हम लोग। द कैस्टल केसलेट फ्रॉम सिक्किम, यानी सिक्किम से क्या भाई केस स्टडी है वो जानेंगे। तो एक पेमा नाम का फैमिली था जो कि फार्मिंग करता था सिक्किम के अंदर। पेमास फैमिली, पेमा नाम का कोई इंसान था, उसका फैमिली था जो कि सिक्किम के अंदर फार्मिंग करता था। वो क्रॉप एल्ड्स एंड बेस्ड फ्रॉम कॉस्टली केमिकल फर्टिलाइजर्स। देखिए यहाँ पे सिक्किम में फार्मिंग करता था और वो कैसे करता था, केमिकल फर्टिलाइजर लिया और उसको अपने खेत में डाला और उससे फार्मिंग करता था, वैसे ही उसका जीवन चल रहा था। और एक बार क्या होता है कि बहुत कम खेती हो पाता है और वो कर्ज में भी डूबा हुआ था। क्यों भाई, वो बहुत महंगा महंगा केमिकल फर्टिलाइजर्स वगैरह खरीदा था, पैसा ले लेकर, उधार पैसा लेकर, जिसकी वजह से ये कर्ज में डूब गया और फसल भी अच्छा नहीं हो पाया। फसल अच्छा नहीं हुआ तो कर्ज से कैसे निकले भाई, कर्ज नहीं निकल पाया, जिसकी वजह से उसने क्या किया, स्विच कर दिया। मतलब क्या कि वो अब शिफ्ट हो गया ये केमिकल फर्टिलाइजर से ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के ऊपर आ गया, ठीक है। वो क्या किया, ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू कर दिया, कंपोस्ट यानी नेचुरल पेस्ट यानी ये सब चीजें का यूज करना स्टार्ट कर दिया। यानी जो भी हमारा वेस्ट मटेरियल घर का बच जाता था या फिर जो भी जानवरों का वेस्ट था, वो सभी चीजों को एज अ फर्टिलाइजर के रूप में यूज करने लगा और नेचुरल पेस्ट वो खुद से बनाने लगा। किस चीज का, तो नीम और लहसुन का, इन सब चीजों को मिला करके क्या किया वो एक तरह से पेस्टिसाइड बना लिया, नेचुरल पेस्टिसाइड। तो भाई देखो यहाँ पे जो कीड़ा मकोड़ा लग जाता है, हमारे कीड़ा लग जाते हैं हमारे फसल में, उसको मारने के लिए इन्होंने क्या किया, नीम और गार्लिक का पेस्टिसाइड बना लिया, ठीक है। एंड ग्रू मल्टीपल क्रॉप्स, और इन्होंने क्या किया, मल्टीपल क्रॉप भी उगाना शुरू कर दिया इसी के अंदर। आफ्टर कुछ मतलब कुछ साल के बाद, 5 सालों के बाद, जो प्रेमा का फैमिली था, ये जो है बहुत अच्छा फसल उगाने लगा, बहुत अच्छा फसल उगाने लगा। सोचिए, एक टाइम था कि ये कहाँ थे, डेप्थ में थे, यानी यहाँ पे ये कर्ज में डूबे हुए थे और एक टाइम आया क्या कि यहाँ पे फसल उनका बहुत अच्छा होने लगा, ठीक है। यानी जो फसल होता था उससे 3 गुना बढ़ गया ये फसल, ठीक है, 3 गुना ये फसल बढ़ा लिए, ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग के मदद से। तो देखिए यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग को शिफ्ट करने की वजह से इनके ऊपर क्या क्या बेनिफिट हुआ ये जानेंगे थोड़ा। 2016 का ये केस है, सिक्किम जो है 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ गया और वहां पे इस केमिकल फर्टिलाइजर को ड्रॉप कर दिया, यानी इसको खत्म कर दिया अपने जीवन से। आज पूरा सिक्किम जो है वो 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग करता है, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी, मोर इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स रिटर्न। देखिए जैसे ही आप ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जाओगे ना, वैसे ही आपका जो बायोडाइवर्सिटी है, लाइक जितने भी पक्षी है, पशु है, ये सब चीजें हैं, वो सब चीजें आपके वापस आ जाएंगे। छोटे छोटे इंसेक्ट्स जो कि बहुत खूबसूरत होते हैं, वो सब चीजें आपके खेतों में दिखने लगेंगे, जो कि आपकी फसल को डैमेज नहीं करते, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इंसेक्ट से फसल डैमेज होता है, वैसा नहीं है, सभी इंसेक्ट ऐसा नहीं होते हैं। बर्ड्स आ गए, रिटर्न आ गए, उसके अलावा टूरिज्म का प्लेस बन गया ये सिक्किम हमारा, ठीक है। यहाँ पे अनेकों लोग आने लगे ऑर्गेनिक फार्मिंग का मेथड देखने के लिए कि कैसे होता है। फार्मर्स इनकम ग्रो हो गया, यानी 20% तक उनका इनकम ग्रो कर गया, ठीक है। सिक्किम इज नाउ अ ग्लोबल मॉडल फॉर सस्टेनेबल फार्मिंग। सिक्किम जो है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए एक तरह से मॉडल बन गया है। भाई सिक्किम से सीख लेना चाहिए कि सिक्किम जो है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसे कर रहा है, ठीक है, ताकि सभी पूरे ओवरऑल इंडिया के अंदर ऑर्गेनिक फार्मिंग किया जाए, जिससे हमारे इन सब चीजों का बेनिफिट हो, लाइक बायोडाइवर्सिटी का, टूरिज्म का, फार्मिंग, इनकम बढ़े, ठीक है। तो ये सब चीजें होंगे तो क्या होगा, एक तरह से देश तरक्की करेगा और हमारा पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट भी बनेगा। तो ये चीज हमारा रिस्पॉन्सिबल है कि इसको करना, ठीक है, हमारा रिस्पॉन्सिबल है इसको करना। रिस्पॉन्सिबल एंड द जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज। तो देखिए हमारा क्या कर्तव्य है कि हमारा जो रिसोर्स है उसको अपने फायदे के लिए नहीं, एक नेचर के कायदे से यूज करें, ठीक है, अपने फायदे के लिए नहीं, नेचर के कायदे से यूज करें, नेचर जैसा कह रहा है वैसा ही करें, ताकि नेचुरल प्रोडक्ट बचा रहे, ठीक है। देखिए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स जैसे कोयला हो गया, सीमेंट हो गया, ऑयल हो गया, बहुत सारी चीजें नॉन रिन्यूएबल में, कैन रन आउट एंड कैन नॉट बी रिप्लेस्ड क्विकली। ये चीज अगर एक बार खत्म हो जाएगा तो वो दोबारा आना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि आपको भी पता है कि करोड़ों साल लग जाते हैं इनको दोबारा से बनने में।
तो आप लोग को इस चीज को ध्यान में रखते हुए क्या करना है, इसका यूज करना है, ठीक है, इसको बर्बाद नहीं करना ज्यादा। अब ये नहीं कि भाई हमको जाना है सब्जी लेने और क्या करेंगे कि निकाले अपना बुलेट और उसे चल दिए सब्जी लेने के लिए, तो वैसा चीज नहीं करना है। अपने साइकिल से जाओ या फिर पैदल जाओ या फिर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो उसका यूज करो, ताकि जो है कि उसको हम लोग बचा सके, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स को, ऑयल को बचा सके, ठीक है। तो ये हमारा कुछ प्रोसेस है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज स्विच रिन्यूएबल, क्या है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। हम लोग बात करेंगे एक एग्जांपल का, जो कि जो कि रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स के जगह पे रिन्यूएबल रिसोर्स को अपना एनर्जी बना लिया। वैसे हम लोग अभी किस एनर्जी का यूज कर रहे थे, ऑयल एनर्जी का, जो क्या है कि नॉन रिन्यूएबल है, ये दोबारा नहीं बनेगा, पुराने साल लगते हैं दोबारा बनने में। क्यों ना हम उसी एनर्जी की जगह किसी और एनर्जी का यूज करके और हम लोग बस चला ले, ट्रक चला ले या फिर इलेक्ट्रिसिटी बना ले, ऐसा कुछ कर ले। तो दूसरा एनर्जी है हमारा ये सोलर एनर्जी, जो कि हमारे लिए एनर्जी के लिए बहुत ही यूजफुल हो जाएगा। बस एग्जांपल में ले लेते हैं राजस्थान का बिरला सोलर पार्क। यहाँ पे क्या होता है कि वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट सोलर पार्क है ये, ठीक है। पूरे वर्ल्ड में ये बड़े सोलर पार्क में से ये भी एक नाम आता है। दूसरा है हमारा प्रोड्यूस इनफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर 50% ऑफ राजस्थान नेट, यानी राजस्थान में जितने भी इलेक्ट्रिसिटी है ना, जितने भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है 100% में से 50% अकेले सोलर का योगदान है, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारा विंड एनर्जी, हाइड्रो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी, और भी बहुत सारा प्रोसेस है जिससे हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो अकेले कितना परसेंट, 15% सिर्फ और सिर्फ सोलर से हम लोग जनरेट कर लेते हैं, ठीक है। स्विचिंग टू सोलर एनर्जी हेल्प सेव नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, और ये चीज हम लोग लागू करके, हम लोग यूज करके क्या कर सकते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। अगर ये रिसोर्स बचा रहेगा तभी तो फ्यूचर जनरेशन उसको देख पाएंगे, उसको यूज कर पाएंगे, उसको समझ पाएंगे। नहीं तो पता चला है कि ले बाल बच्चा को पता नहीं है कि पेट्रोल क्या होता है, डीजल क्या होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो कि इंडिया से रिलेटेड है। वो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि इंडिया से रिलेटेड है, इसको जानेंगे। तो इंडिया एंड द इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये ISA क्या है भाई, तो इंडिया और इंटरनेशनल सोलर अलायंस, यानी ये चीज कहना चाह रहा है ये कि सोलर एनर्जी का यूज जो है, या फिर सोलर एनर्जी को यूटिलाइज करना है, उसको बदलना है अपने इलेक्ट्रिसिटी की एनर्जी में, तो सभी देशों को मिलकर के काम करना होगा इस पे। बहुत सारे देश इसमें शामिल हुए, लगभग 100 से ज्यादा कंट्री, 100 से ज्यादा कंट्री जो है, जहां पे सनलाइट जो है डायरेक्टली पड़ता है, वहां पे उस कंट्रीज में क्या होने लगा, अब सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। लॉन्च बाय द इंडिया एंड फ्रांस इन 2015, इंडिया और फ्रांस के द्वारा ये लॉन्च किया गया 2015 में, ठीक है, 2015 में। कंट्रीज वर्किंग टुगेदर टू यूज सोलर पावर फ्रॉम द क्लीनर ग्रीनर फ्यूचर, यानी इस चीज को यूज करके क्या साबित करना चाहते हैं, ये दिखा करके हम क्या साबित करना चाहते हैं, क्या कि क्लीनर और ग्रीनर फ्यूचर, यानी हमारा जो इन्वायरमेंट हो वो क्या रहे, क्लीन रहे, और हमारा फ्यूचर जो रहे वो ग्रीन रहे, यानी हरा भरा हरियाली बना रहे, कोई डैमेज ना हो पेड़ को, फॉरेस्ट को, और हमारा वातावरण भी साफ रहे, ठीक है। तो इस चीज को यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज बनाया गया इंडिया और फ्रांस के द्वारा ISA, ठीक है। और इसको जो है कि इसका एम क्या है, ग्रीनर और ग्रीनर का एम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे ये चैप्टर होता है फिनिश, और आप लोग के लिए ये टैग लगा हुआ है थैंक यू का, तो आप लोग प्लीज सपोर्ट कीजिए हमारे यूट्यूब पे, और यूट्यूब को थोड़ा ग्रो के रास्ता पर ले चलिए, ताकि हम लोग आपके लिए सेवा में लगे रहें और ऐसा ही वीडियो बनाए, ऐसा आशीर्वाद भी दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए हमारे वीडियोस को। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर को लेकर के, तब तक के लिए थैंक यू।